हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा, सानवी किंडरगार्टन में देवेंद्र शाह से दोस्ती करती है। राधिका सीईओ के रूप में वर्मा ग्रुप से संघर्ष करती है। विवान पूर्वांश विश्वविद्यालय में स्कूल डॉक्टर बनते हैं, जहां लिसा भाटिया आयुर्वेदिक डॉक्टर और राहुल पटेल मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं। राधिका की बहन माया राजपूत घर आती है, विवान से शत्रुता रखती है, लेकिन उनके सात व्यंजनों की तारीफ नहीं रोक पाती। अब बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर चलते हैं। डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 21। छोटा चालाक भूत। सानवी सिंह ने सिर हिलाया, हालांकि वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। अचानक गहन सत्यों पर ये उपदेश क्यों? राधिका राजपूत ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। सानवी का दूसरा हाथ पकड़े हुए विवान सिंह ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, क्योंकि एक दिन वो अमर लोक की साम्राज्ञी बनेगी जो अरबों तारामंडलों पर शासन करेगी। उसे ये जानना ही होगा कि किसे मदद की जरूरत है और किसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। महारानी के पिता, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो आपने कैंसर से पीड़ित उस बूढ़े व्यक्ति को क्यों नहीं बचाया? कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं। क्या तुम झूठ बोलना बंद कर सकते हो? ठीक है, रात ठंडी हो रही है, चलो घर चलते हैं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में 3 लोगों के परिवार की परछाइयां दूर तक फैलती गईं, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनकी परछाइयां लंबी होती गईं। क्षणभंगुर परछाइयां, ठीक वैसे ही जैसे लोगों के जीवन के अलग अलग रास्ते होते हैं, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ चमकीले, कुछ बुझते हुए। इसी बीच दिल्ली में जोशी परिवार की जागीर में। हालांकि जोशी परिवार दिल्ली के सबसे धनी परिवारों में से नहीं था, लेकिन सत्ता के केंद्र के इतने करीब अपनी मजबूत पकड़ स्थापित करने की उनकी क्षमता उनकी ताकत और चतुराई का प्रमाण थी। जोशी परिवार की जागीर भव्य नहीं थी, इसके विपरीत ये सादी और प्राचीन थी, जो वर्षों के अनुभव को दर्शाती थी। आंगन में रखी एक बैंत की कुर्सी आगे पीछे झूल रही थी। चश्मा पहने एक विद्वान व्यक्ति उस पर लेटा हुआ था और आकाश में चमकते निर्मल चंद्रमा को निहार रहा था। उसके पीछे एक सुंदर दासी खड़ी थी जो उसे चाय का प्याला दे रही थी। उस आदमी ने चाय का कप उठाया, पत्तियों पर फूंक मारी और व्यवस्थित ढंग से पूछा, क्या आपको कातिल मिल गया है? परछाई में खड़ा एक व्यक्ति हिचकिचाया, लेकिन युवा स्वामी के चंचल स्वभाव को जानते हुए उसने खुद को संभाला और कहा, युवा स्वामी, ये परिवार के भव्य भोज में आए सभी अतिथि चुप हैं। हालांकि युद्ध के निशानों के आधार पर मैंने प्रारंभिक रूप से ये निष्कर्ष निकाला है कि ये हर्ष शर्मा और श्रीमती यशोदा शर्मा दोनों के साथ दुर्भाग्य हुआ होगा। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको कातिल मिल गया है? नहीं। ठड़ाम! उस आदमी ने चाय का कप जमीन पर पटक दिया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तुमने क्या कहा? 5 दिन। मुझे 5 और दिन दे दो और मैं न केवल उन लोगों के मुंह खुलवाऊंगा, बल्कि कातिल का सिर भी तुम्हारे सामने लाऊंगा। अधीनस्थ हकलाते हुए बोला। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ रही थीं और वो डर के मारे घुटनों के बल गिर गया। 3 दिन। मुझे वो जिंदा चाहिए, उस आदमी ने बेपरवाही से कहा। हाँ। अधीनस्थ ने राहत की सांस ली, ये जानकर कि फिलहाल उसे बख्श दिया गया है। और मुंबई में जल्द ही जेड की प्रदर्शनी है। एक बेहतरीन जेड का टुकड़ा ढूंढ लेना। मैं उसे दादाजी के 70वें जन्मदिन की दावत के लिए उपहार में देना चाहता हूं। युवक ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे निराश मत करना, तुम जा सकते हो। हाँ। अधीनस्थ कर्मचारी अंधेरे में वापस गायब हो गया। युवक, आपको अपनी मंगेतर यशोदा शर्मा कभी पसंद नहीं थी। उसकी मृत्यु एक अच्छी बात थी, तो फिर कारण की जांच करने की क्या जरूरत है? सुंदर नौकरानी ने नखरे भरे लहजे में पूछा। महज 5 वर्षों में हर्ष शर्मा एक ऐसे अप्रतिभाशाली व्यक्ति से, जो मार्शल डाओ का भी अभ्यास नहीं कर सकता था, 6ठे दर्जे के एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बन गया है और लगभग एक अर्ध मार्शल पूर्वज बनने की कगार पर है। ऐसी प्रतिभा एक सदी में एक बार देखने को मिलती है। तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि शर्मा परिवार के बारे में फैली अफवाहें सच हैं। मेरे प्रतिभाशाली छोटे जीजाजी ने इतनी तेजी से प्रगति करने के लिए प्रतिदिन शिशु का खून पिया होगा। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर वो शिशु मेरे हाथ में होता तो जोशी परिवार को महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कौन रोक सकता था? और मैं, तनवीर जोशी, जोशी परिवार का अगला मुखिया बनूंगा। युवक बुद्धिमान है। हालांकि यशोदा शर्मा के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो काफी सुंदर थी, एक देहाती कुंवारी लड़की। भला वो आपकी खूबसूरती के सामने कैसे टिक सकती है? नौकरानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बुधवार।
मौसम साफ था और आसमान में बादल नहीं थे। इससे गैलेक्सी किंडरगार्टन के गेट पर इंतजार कर रही और अंदर जाने से इनकार कर रहे देवेंद्र शाह को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जानता था आज खाने के लिए कोई क्लाउड कैंडी नहीं है। लेकिन जब देवेंद्र शाह ने सानवी सिंह को देखा तो वो फिर भी उत्साह से उसकी ओर दौड़ा और उसका स्कूल बैग छीनने की कोशिश करने लगा। बहन सानवी, मुझे इसे उठाने दीजिए। नहीं धन्यवाद, मैं इसे खुद ले जा सकती हूँ। मैं करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं, मेरा स्कूल बैग मत पकड़ो। गैलेक्सी किंडरगार्टन के सुरक्षाकर्मी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। हाल ही में अफवाहें फैली थीं कि प्रधानाध्यापक का बेटा देवेंद्र शाह सुधर गया है और एक छोटे तानाशाह से चापलूस चमचा बन गया है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था। वो सुबह 6:30 से 7:30 तक उनका इंतजार कर रहा था और ठीक उनके साथ ही जल्दी पहुंच गया था। लेकिन खूबसूरत और आकर्षक सानवी सिंह को देखते ही सभी सुरक्षाकर्मी समझ गए। वे मुस्कुरा उठे। जवानी का मजा ही कुछ और है। अंत में देवेंद्र शाह ने सानवी सिंह का स्कूल बैग छीन लिया और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। विवान सिंह ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें इतनी जल्दी आना ही है तो स्कूल के अंदर जाकर किताब पढ़ो, बाहर इंतजार करके समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं कल एक किताब लेकर आऊंगा और बहन सानवी का इंतजार करते हुए पढ़ूंगा। विवान सिंह के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तुम बड़े चालाक बदमाश हो। अपनी बेटी को स्कूल में प्रवेश करते देखकर विवान सिंह BMW 3 सीरीज में वापस बैठ गए और राधिका राजपूत उन्हें पूर्वांश विश्वविद्यालय ले गईं। राहुल पटेल आखिरकार आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसने विवान सिंह पर ठंडी निगाहें डाली। तुम्हारे कुछ अच्छे संपर्क हैं, है ना? एक दिन पहले वो शराब पीकर नशे में धुत हो गया था और उसने कई लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी प्राचार्य को विवान सिंह के निदेशक पद को रद्द करने के लिए राजी नहीं कर सका। इसके बजाय राहुल पटेल को जमकर फटकार सुननी पड़ी। वे ठीक है, विवान सिंह ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने निदेशक पद के लिए 5 साल इंतजार किया है। मैं तुम्हें ये पद किसी भी कीमत पर नहीं लेने दूंगा। ओह! विवान सिंह के उपेक्षापूर्ण रवैये ने राहुल पटेल को ऐसा महसूस कराया जैसे वो रुई पर मुक्के मार रहा हो, बिल्कुल भी बल लगाने में असमर्थ। वो समझ गया था कि विवान सिंह उसे सीधे टकराव नहीं कर सकता। उसे चतुराई से उसे मात देनी होगी। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का सही मौका ढूंढ लूंगा। राहुल पटेल ने खुद से बड़बड़ाते हुए अपनी नजरें हटा लीं। लीजा भाटिया दिन में कहीं नहीं दिखीं। वे शिफ्ट बदलने से ठीक पहले आईं। उनके बैठते ही बास्केटबॉल जर्सी पहने एक लंबे लड़के ने घबराए हुए चेहरे के साथ अस्पताल का दरवाजा खोला। शिक्षक जी, मेरा दोस्त मैदान पर अचानक बेहोश हो गया है। उसे दिल की बीमारी है। हृदय रोग? राहुल पटेल का चेहरा बदल गया। और फिर भी तुम उसे जोरदार कसरत करने देते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उसने कहा कि उसे बहुत दिनों से दौरा नहीं पड़ा था और वो खेलने के लिए बेताब था। लड़के ने आत्मनिंदा भरे स्वर में कहा, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बकवास बंद करो, अभी सबसे जरूरी है उसकी जान बचाना, लीजा भाटिया ने कहा और प्राथमिक चिकित्सा किट उठाकर दरवाजे से बाहर भागी। सौभाग्य से अस्पताल कोर्ट के बहुत करीब था, मात्र 1 मिनट की दूरी पर। कोर्ट के चारों ओर दर्शकों की भारी भीड़ जमा थी, जिसमें कई छात्र हंगामा देखने के लिए इकट्ठा थे। रास्ता दो, लीजा भाटिया ने सख्त चेहरे के साथ चिल्लाया। भीड़ हट गई, जिससे उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन गया। मैदान पर एक लड़का जमीन पर लेटा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके होंठ बैंगनी पड़ गए थे और उसकी पुतलियां फैल रही थीं और उनकी देखने की क्षमता कम हो रही थी। मरीज की नब्ज नहीं चल रही है और उसने सांस लेना बंद कर दिया है। लड़के की कमीज का कॉलर खोलते हुए लीजा भाटिया का चेहरा गंभीर था। राहुल पटेल, उसके मुंह और नाक से कोई भी बाहरी चीज निकाल दो और तत्काल CPR शुरू करो। डायरेक्टर रिवान, आप 108 पर कॉल करो। 108 पर कॉल किया जा चुका है, एम्बुलेंस रास्ते में है, एक छात्र चिल्लाया। सब लोग पीछे हट जाओ, सांस लेने का रास्ता साफ रखो, राहुल पटेल दहाड़ा। हालांकि वो एक मनोविज्ञानी था, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा में वो बहुत कुशल था। उनमें से किसी ने भी विवान सिंह को दखल देने नहीं दिया। वे दोनों जानते थे कि वो महज एक जान पहचान के जरिए काम पर रखा गया व्यक्ति था और उसे मदद करने देना शायद हालात को और बिगाड़ सकता था। अध्याय 22, यानी आपके चिकित्सीय कौशल में कमी। हस्तक्षेप करने में असमर्थ विवान सिंह केवल खड़े होकर देखता रह गया। समस्या ये थी कि हृदय रोग का इलाज पहले से ही मुश्किल होता है और ये एक गंभीर दौरा था। विशेष उपकरणों के अभाव में वे मरीज की सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सके। राहुल पटेल और लीसा भाटिया केवल छाती पर दबाव डालकर कृत्रिम श्वसन देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उनके चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट तक लगातार कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने के बाद भी मरीज की धड़कन और चेतना वापस नहीं आई थी, जो एक बेहद गंभीर स्थिति का संकेत था। चिकित्सा जगत से जुड़े होने के नाते वे भली भांति जानते थे कि मरीज को बचाने का सुनहरा मौका हाथ से निकलता जा रहा था। एम्बुलेंस के हर मिनट की देरी से सफल रिससिटेशन की संभावना 10% कम हो जाती थी। एम्बुलेंस,
राहुल पटेल ने छाती पर दबाव देना जारी रखते हुए दहाड़ लगाई। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? भीड़ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। किसी को कुछ पता नहीं था। धिक्कार है, राहुल पटेल ने गुस्से में कहा। हालांकि वो एक मनोचिकित्सक था, फिर भी वो स्थिति पर जमकर भड़ास निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। लीसा भाटिया बुरी तरह घबरा गई थी। उसने महसूस किया कि मरीज के हाथ पैर तेजी से ठंडे और अकड़ते जा रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत नहीं था। रास्ता बनाइए, आपातकालीन विभाग से डॉक्टर अजित आ गए हैं। उसी क्षण भीड़ हट गई और सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। वो मरीज के पास बैठ गया और गहरी आवाज में पूछा, क्या स्थिति है? क्या मरीज की जेब में कोई दवा है? उसकी जेब में कोई दवा नहीं है। मरीज को दिल की बीमारी होने का संदेह है। उसकी धड़कन रुक गई है और वो सांस नहीं ले रहा है। उसे गिरे हुए लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। लीसा भाटिया ने जल्दी से बताया, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन है? मैं सेंट्रल पीपल्स हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग से अजित वर्मा हूं। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं कार्यभार संभाल रहा हूं। आप सभी मेरा अनुसरण करेंगे, ठीक है? लीसा भाटिया और राहुल पटेल ने एक साथ राहत की सांस ली। पूर्वी सागर शहर के चिकित्सा जगत में अजित वर्मा का नाम प्रसिद्ध था। सभी जानते थे कि आपातकालीन विभाग डॉक्टरों के लिए मौत से मुकाबला करने की जगह थी। ठोस चिकित्सीय कौशल और मानसिक दृढ़ता के बिना कोई भी इस काम को संभाल नहीं सकता था। अजित वर्मा ने वहां पूरे 30 साल बिताए थे और अनगिनत सर्जरियां की थीं। अनेक मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 3 बार शिंगलिन लाइट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। डायरेक्टर अजित के यहां होने से वे मरीज के बचने की गारंटी तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके बचने की संभावना बढ़कर 30% हो गई थी। वाह, ये तो फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर अजित वर्मा है। ये अच्छी बात है कि निदेशक अजित को हमारे विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, अन्यथा आज एक आपदा हो जाती। जैसे ही किसी ने अजित वर्मा को पहचाना, भीड़ में उत्साहपूर्ण फुसफुसाहट फैल गई। शांत रहो, सभी गैर संबंधित कर्मचारी कृपया तुरंत चले जाएं, अजित वर्मा ने डांटते हुए कहा। हवा का प्रवाह मत रोको। हालांकि बहुत अधिक समय बर्बाद हो चुका था। अजित वर्मा भले ही शिंगलिन लाइट था, फिर भी वो कुछ असमंजस में था। आखिर वो अमर तो नहीं था। उचित चिकित्सीय उपकरण और दवाइयों के बिना वो जानता था कि उस युवक को बचाने की संभावना 10% से भी कम थी। लेकिन फिलहाल वे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते थे और बाकी सब भाग्य पर छोड़ सकते थे। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। पुनर्जीवन के प्रयास 25 मिनट तक जारी रहे और फिर भी मरीज के जागने का कोई संकेत नहीं मिला। राहुल पटेल ने एक नज़र घुमाई और जमीन पर गिर पड़ा। वो चला गया। अजित वर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जारी रखा। बड़े अजित, इसे जाने दीजिए, लीसा भाटिया ने भी आह भरी। अभी भी उम्मीद बाकी है, अजित वर्मा ने कहा। ये शब्द उसने खुद भी नहीं कहे और बार बार उस युवक की छाती पर दबाव डाला। उसका दिल गहरे अफसोस से भर गया था। काश मैं 3 मिनट पहले आ गया होता। नहीं, अगर मैं सिर्फ 1 मिनट पहले बचाव कार्य में शामिल हो जाता, तो क्या मैं इस जवान को उसकी युवावस्था में बचा सकता था? अजित वर्मा का दिल उथल पुथल में था, लेकिन उसने अपने प्रयास नहीं रोके। दांत पीसते हुए राहुल पटेल और लीसा भाटिया ने CPR में फिर से हिस्सा लिया और किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। वहां सन्नाटा छा गया। कैंपस में शोक का माहौल छा गया। विवान सिंह, जिसे पूरे समय नजरअंदाज किया गया था, मरीज के पास गया, नीचे बैठ गया और अपनी दिव्य चेतना को उस युवक के शरीर में विस्तारित किया। विवान सिंह, तुम क्या कर रहे हो? वहां से हट जाओ, राहुल पटेल ने फटकार लगाई। हितों के गंभीर संघर्ष के बावजूद एक जीवन दाव पर था और वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उसे बचा रहा हूं, विवान सिंह ने शांत भाव से कहा। बकवास, तुम तो भाई भतीजावाद के चलते स्कूल के अस्पताल में ठूस दिए गए हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम सुश्रुत के पुनर्जन्म हो? राहुल पटेल ने गुस्से में कहा। रास्ते से हट जाओ, हमें देर मत करवाओ, लीसा भाटिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। निदेशक विवान, ये मजाक करने का समय नहीं है। विवान सिंह ने सिर हिलाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी निगरानी में उसकी मौत हो जाती है, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? आपके बचाव प्रयासों के चलते उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। राहुल पटेल का चेहरा बैंगनी और हरे रंग में बदल गया। मैं आपका मजाक नहीं कर रहा हूं। आखिरकार आप, डॉक्टर लीसा और डॉक्टर अजित, सभी ने अपनी पूरी कोशिश की है। विवान सिंह ने शांत भाव से कहा। अब इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अजित वर्मा ने ऊपर देखते हुए हाँफते हुए पूछा। तुम्हें भरोसा है? बिल्कुल, विवान सिंह ने सिर हिलाया। आखिर ये तो सिर्फ एक साधारण कार्डियक अरेस्ट ही तो था। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हृदय को पुनः चालू करना एक सरल प्रक्रिया थी। विवान सिंह का इरादा इतनी मामूली स्थिति में हस्तक्षेप करने का नहीं था, लेकिन बेटी का स्कूल का दिन समाप्त होने वाला था, इसलिए उनके पास मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बच्चों, हम तीनों प्रोफेशनल डॉक्टर उसे बचा नहीं सके, लेकिन तुम 100% यकीन के साथ कह रहे हो कि तुम उसे बचा सकते हो। किसे बेवकूफ बना रहे हो? बार बार उकसाए जाने से विवान सिंह का धैर्य टूटने लगा था। तुम उसे बचा नहीं पाए, इसका मतलब है कि तुम्हारे चिकित्सीय कौशल में कमी है। ये मत समझो कि बाकी सब भी तुम्हारी तरह बेईमान है। चिकित्सीय कौशल का अभाव,
उस एक वाक्य ने मानो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया हो। इससे एक साथ 3 लोग आहत हुए और आसपास के छात्र भी भड़क गए। वे उग्र भावनाओं के साथ विवान सिंह की निंदा करने लगे। विवान सिंह ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया। तीनों डॉक्टरों को जबरदस्ती एक तरफ धकेल दिया और मरीज की छाती पर एक उंगली रखकर उसमें आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। पूरी प्रक्रिया में 3 सेकंड से भी कम समय लगा। ठीक है, मेरी बेटी स्कूल से निकलने वाली है, इसलिए मैं जा रहा हूं। बाकी का काम मैं आप पर छोड़ता हूं, विवान सिंह ने भीड़ को चीरते हुए जाने से पहले कहा। वहां पल भर में सन्नाटा छा गया। इसके बाद और भी अधिक आक्रोशपूर्ण आरोपों से सन्नाटा टूट गया। कितना घमंडी है! क्या वो हमें मूर्ख समझ रहा है? उसने बस उसे छुआ और इसे बचाव कह रहा है। निदेशक अजित तो आपके जन्म से पहले लोगों की जान बचा रहे थे। बड़ों का थोड़ा सम्मान करो। चलो हम सब उसकी शिकायत करें। उसका नाम विवान सिंह है, जो स्कूल के अस्पताल का नया निदेशक है। छात्र न्याय संगत आक्रोश से भर गए थे और इतनी स्पष्ट रूप से मूर्ख बनने से इनकार नहीं कर रहे थे। अजित वर्मा का चेहरा भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। अगर विवान सिंह सचमुच एक डॉक्टर होता और बचाव का प्रयास कर रहा होता तो अजित शिकायत नहीं करता, भले ही वो भी उन्हीं की तरह असफल हो जाता। लेकिन ये क्या था? बस एक छुअन? ये तो चिकित्सा जगत और हम तीनों के प्रयासों का घोर अपमान है। जहां एक ओर राहुल पटेल गुस्से में बड़बड़ा रहा था, वहीं मरीज के सबसे करीब मौजूद लीसा भाटिया चुप रही। अचानक उसकी कोमल भौहें ऊपर उठ गईं और उसने तेजी से पलकें झपकीं। क्या मैंने अभी मरीज की उंगलियों को हिलते हुए देखा? अध्याय 23 विज्ञान में विश्वास। क्या ये एक भ्रम था? लिसा भाटिया को यकीन नहीं था, लेकिन अगले ही पल उंगली फिर से हिल गई। इसके अलावा मरीज की छाती ऊपर नीचे होने लगी। वो सांस ले रहा था। लिसा भाटिया पूरी तरह से अचंभित रह गई। वो जीवित है। अजित वर्मा की आंखें फटी रह गईं जब उसने मरीज को ध्यान से देखा। युवक ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें बिल्कुल खाली थीं। उस क्षण अजित वर्मा के दिल में भय की लहर दौड़ गई। वो सचमुच जीवित है। ये कैसे संभव है? अन्यत्र राहुल पटेल ने उपहास उड़ाते हुए कहा, डॉक्टर लीसा, मजाक करना बंद करो। वो लड़का जा चुका है। यहां तक कि डायरेक्टर अजित भी बेबस थे। ये सच है। लिसा भाटिया ने निराशा में अपना पैर पटका। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और मरीज के चेहरे को धीरे से थपथपाया। युवक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मरीज की पीठ करके राहुल पटेल ने उपेक्षापूर्ण लहजे में कहा, अगर वो लड़का विवान सिंह को मौत के मुंह से वापस ला सकता है तो मैं वहीं घुटने टेक कर उसे दादाजी कहूंगा। पूर्वांश विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र का निदेशक, एक अज्ञानी जीवन मरण के मामले में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये तो सीधे सीधे करियर का अंत है। राहुल पटेल ने पहले ही तय कर लिया था कि वो विवान सिंह के खिलाफ कड़ी शिकायत कैसे दर्ज करेगा। जैसे ही वो अपनी चालाकी पर खुद को बधाई दे रहा था, उसने आसपास के छात्रों के चेहरों पर आश्चर्यजनक भाव देखे और उन्हें एक साथ हाँफते हुए सुना, मानो उन्होंने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय देखा हो। वो अचरज में पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि मरीज, जो कुछ क्षण पहले तक हृदय गति रुकने के कारण सांस लेने के कोई संकेत नहीं दे रहा था, न केवल अपनी आंखें खोल रहा था बल्कि खुद ही बैठ भी रहा था। हैरान होकर राहुल पटेल पीछे हट गया। क्या हो रहा है? क्या वो मौत के मुंह से वापस आ गया है? आप डॉक्टर हैं, कृपया विज्ञान पर विश्वास करें। अजित वर्मा ने उत्साह से भरकर राहुल पटेल को फटकारा। मरीज और चिकित्सा पेशे के प्रति कुछ सम्मान दिखाएं। मैंने कब अनादर किया? अनादर तो विवान सिंह कर रहा है। राहुल पटेल पूरी तरह से हैरान रह गया। ये एक चमत्कार है। ये एक चिकित्सीय चमत्कार है। अजित वर्मा ने मरीज की लगातार जांच करते हुए आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। लगभग आधे घंटे तक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बाद भी जिसे बचाया नहीं जा सका था, वो मरीज विवान सिंह की उंगली के हल्के स्पर्श से ठीक हो गया। इसके पीछे क्या सिद्धांत था? अजित वर्मा चाहता था कि वो तुरंत विवान सिंह को ढूंढ ले और उससे 3 दिन रात इस बारे में चर्चा करे। उसने राहुल पटेल का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे डायरेक्टर का मोबाइल नंबर क्या है? जल्दी बताओ। शिंगलिन का प्रकाश कहे जाने वाले शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध उस व्यक्ति को अब लाल आंखों से घूरते हुए देखकर राहुल पटेल भयभीत हो गया और पीछे हट गया। मुझे नहीं पता। मैंने भी इसे सेव नहीं किया है, लिसा भाटिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो मुझे कल उससे इस बारे में बात करनी होगी। अजित वर्मा ने गहरी अफसोस के साथ आह भरी। बाकी सब आसान था। एम्बुलेंस देर से पहुंची क्योंकि ट्रैफिक जैम के कारण इमरजेंसी वाहन लेन भी निजी कारों से अवरुद्ध हो गई थी। ठीक है, सब लोग तितर बितर हो जाओ, लिसा भाटिया ने ठंडे चेहरे से छात्रों पर चिल्लाया। भीड़ के तितर बितर होते ही वो उत्साह से बातें करने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि स्वास्थ्य केंद्र में ऐसा कोई विशेषज्ञ मौजूद है। मुझे तो पहले से ही पता था, नए निदेशक तो चमत्कारी डॉक्टर हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कल स्वास्थ्य केंद्र में उसी ने मुझे पट्टी लगाई थी। मैंने आज सुबह देखा, अरे घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है ना? कमाल की बात, अद्भुत। लेकिन मुझे लगा था कि आपको बस थोड़ी सी खरोंच आई थी जिससे थोड़ा खून निकला था।
लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ था उसकी कहानी छात्र मंच पर आग की तरह फैल गई, जिससे भारी सनसनी फैल गई। बेशक इन सब बातों का विवान सिंह से कोई लेना देना नहीं था। जब वो गैलेक्सी किंडरगार्टन पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को राधिका राजपूत की कार में बैठा पाया। उसकी पत्नी स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए थी, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वो कहीं दूर देख रही थी। विवान सिंह यात्री सीट पर बैठ गया, सीट बेल्ट लगाई और चिंता से पूछा, क्या कंपनी में कुछ हुआ है? कुछ नहीं, राधिका राजपूत ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो घर चलते हैं। पापा, मुझे लगता है मम्मी का फोन आया था, लेकिन मम्मी ने मुझे आपको बताने से मना किया है। सानवी सिंह, राधिका राजपूत ने घूरा। छोटी बच्ची ने अपनी जीभ बाहर निकाली और झट से पिछली सीट पर चली गई। आप हमारी बेटी को क्यों डांट रही हैं? विवान सिंह ने बेबसी से कहा। क्या मेरी सास को सब ठीक है? राधिका राजपूत ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कुछ नहीं है, लेकिन उनके व्याकुल हृदय ने उनकी आंखों में झलक रही चिंता को छिपा नहीं सका। विवान सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हारी बहन को राज रखना पसंद है और तुम्हें भी। तुम दोनों सचमुच बहनें हो। राधिका राजपूत ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार कहा, मेरे माता पिता पुणे शहर में हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं। विवान सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मैं अपने ससुर और माता पिता से भी मिलना चाहता हूँ। राधिका राजपूत ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। बात इतनी आसान नहीं थी। 5 साल पहले राजपूत परिवार से निकाले जाने के बाद छुट्टियों और त्योहारों पर माता पिता को किए गए फोन का कभी जवाब नहीं मिला था। आखिरकार उसने हार मान ली थी। अब उनका उससे संपर्क करना राधिका राजपूत को नहीं लगता था कि किसी अच्छी बात के लिए होगा। हमें उनसे मिलना चाहिए, विवान सिंह ने कहा। आखिरकार वो आपके माता पिता हैं और सानवी को भी अपने दादा दादी से मिलना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं सोचती? मैं इस बारे में सोचूंगी, राधिका राजपूत ने हिचकिचाती आवाज में कहा। रात के खाने में 2 व्यंजन और एक सूप था। सानवी सिंह और राधिका राजपूत ने पेट भरकर खाना खा लिया था। अब माँ और बेटी सोफे पर आराम से बैठी काली चाय की चुस्कियां ले रही थीं। पापा, हमारे साथ टीवी देखने आइए, सानवी सिंह ने मीठी आवाज में पुकारा। राधिका राजपूत ने तिरछी निगाह से रसोई की ओर देखा। विवान सिंह बड़े ध्यान से बर्तन धो रहा था। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हालांकि वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन विवान सिंह का खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसने प्राइवेट रसोई से लेकर महंगे रेस्टोरेंट तक कहीं और ऐसा खाना नहीं खाया था। हर दिन विवान सिंह का खाना उसे आश्चर्यचकित कर देता था। आखिर खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? इसके अलावा विवान सिंह घर के लगभग सारे काम संभाल लेता था। इससे राधिका राजपूत को काम के व्यस्त दिन के बाद अपनी जिंदगी का आनंद लेने का समय मिल जाता था, जैसे टीवी देखते हुए अपनी बेटी के साथ समय बिताना। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसका उसने पहले कभी सपना भी नहीं देखा था। राधिका राजपूत ने विवान सिंह के आने से कई तरह की परेशानियां होने की उम्मीद की थी, लेकिन असल में इससे सिर्फ फायदे ही हुए, कोई नुकसान नहीं। तुम्हें मेरे आसपास होने से काफी अच्छा लग रहा है ना? विवान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और सोफे के दूसरे छोर पर बैठ गया, मानो उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। तुम बहुत घमंडी हो, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, राधिका राजपूत ने कड़ा चेहरा बनाते हुए कहा। उसकी पत्नी तो बिल्कुल ही गुस्सैल स्वभाव की है। विवान सिंह ने अपना सिर हिलाया, अपनी बेटी द्वारा दी गई चाय का प्याला लिया और खुशी खुशी टीवी पर चल रही कॉमेडी देखने लगे। अंधेरी रात में सानवी सिंह की आनंदमयी हंसी की आवाज खिड़की से बाहर सुनाई दे रही थी। पृथ्वी पर जीवन भले ही साधारण था, लेकिन ये सुखद और आरामदायक था और विवान सिंह इससे बहुत संतुष्ट था। वैसे हम कल सुबह अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, राधिका राजपूत ने अचानक कहा। आपने फैसला कर लिया है? ठीक है। अध्याय 24। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। गुरुवार, आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज की क्लाउड कैंडी एक तूफानी बादल थी। गैलेक्सी किंडरगार्टन जाते समय देवेंद्र शाह ने कहा, बड़ी बहन सानवी, अंकल विवान ने कहा कि बादल वाली कैंडी पर बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बिजली हैं। देखो तो जरा, ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुमने कभी दुनिया देखी ही ना हो। सानवी सिंह ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। देवेंद्र शाह खिलखिलाते हुए कैंडी को चबाने लगा और मानो हवा में तैर रहा हो। उसके मुंह में बिजली सी कड़कने और चटकने लगी। इस अजीबोगरीब एहसास से देवेंद्र शाह कांप उठा और उसके चेहरे पर उत्साह का भाव छा गया। बड़ी बहन सानवी, ये तूफानी बादल वाली कैंडी कितनी स्वादिष्ट है। ये बिजली जैसा एहसास पहले प्यार के स्वाद जैसा है। दुनिया में क्या? देवेंद्र शाह ने अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलने का और भी दृढ़ निश्चय कर लिया। बड़ी बहन सानवी का अनुसरण करो। खाने के लिए मिठाई है। जी हाँ, तूफानी बादल सफ़ेद बादलों से ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। विवान सिंह को उसके माता पिता पर अच्छा प्रभाव डालने में मदद करने के लिए राधिका राजपूत उसे बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर ले गई। इसके बाद वे एक डिज़ाइनर ब्रांड स्टोर में गए,
जहां उसने उसके लिए कुछ शालीन और सलीकेदार कपड़े चुनने की योजना बनाई थी। वहीं विवान सिंह अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने के इस नए अनुभव का आनंद ले रहा था और उसे यह बिल्कुल भी थकाऊ या बोरिंग नहीं लग रहा था। ये सेट और ये सेट, इन सबको लपेट दो। राधिका राजपूत ने विवान सिंह के लिए 3 पोशाकें चुनकर कहा। विवान सिंह ने कीमत के टैग पर नजर डाली। सबसे सस्ती पैंट भी लगभग 5,000 की थी। वह दंग रह गया। इतनी महंगी? करों से पहले उसकी मासिक तनख्वाह तो सिर्फ 10,000 थी। चलो नए कपड़े पहनकर देखो। राधिका राजपूत ने विवान सिंह को धक्का देकर फिटिंग रूम में ढकेल दिया। जब वो बाहर आया तो राधिका एक पल के लिए अवाक रह गई। घर पर विवान सिंह हमेशा बहुत ही साधारण कपड़े पहनता था। एक सादी कमीज, बीच शॉर्ट्स और चप्पलें। अब उसे औपचारिक पोशाक में देखकर वह बिल्कुल अजनबी लग रहा था। किसी व्यक्ति की आभा को नकली नहीं बनाया जा सकता। विवान सिंह की आंखें अविश्वसनीय रूप से गहरी थीं, इतनी गहन कि एक ही नज़र आपको अपनी ओर खींच सकती थी। क्या ये तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाने का एहसास है? विवान सिंह ने राधिका राजपूत के कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया। राधिका राजपूत अचानक होश में आई। घबराकर उसने उसे धक्का दिया और ठंडे स्वर में बोली, श्रीमान विवान, कृपया अपना ध्यान रखें। पुरुषों और महिलाओं को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें चूमा नहीं। विवान सिंह, क्या तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है? राधिका राजपूत ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा। मैं मानता हूं कि मैं एक पल के लिए धोखा खा गई थी। ये आदमी अभी भी पूरी तरह से बदमाश है। विवान सिंह असहाय था। क्या मेरी पत्नी हमेशा इतनी गंभीर रहती है? जब तुम थोड़ी देर में मेरे माता पिता से मिलो तो कोई बेवकूफ़ी भरी बात मत कहना, राधिका राजपूत ने चिंतित चेहरे से कहा। और चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का खुलासा मत होने देना कि हमारी शादी दिखावटी है। मैं समझ गया, विवान सिंह ने गंभीरता से उत्तर दिया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद राधिका राजपूत और विवान सिंह बैठक के लिए रवाना हो गए। मुलाकात का स्थान समुद्र के किनारे बना एक चायघर था। वातावरण शांत था और इसकी प्राचीन वास्तुकला शैली ने इसे और भी आकर्षक बना दिया था। एक वेटर के मार्गदर्शन में वे दोनों एक निजी कमरे में दाखिल हुए। चाचा चाची, दरवाज़ा खोलते ही राधिका राजपूत ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, तुम दोनों क्यों हो? मेरे माता पिता कहाँ हैं? विवान सिंह ने उधर देखा। अंकल राजेश शर्मा के बाल बहुत कम थे, लगभग झड़ से गए थे, और उनके ढीले ढाले कपड़े भी उनके निकले हुए पेट को छिपा नहीं पा रहे थे। आंटी जया सिंह 50 वर्ष की आयु में होने के बावजूद नाजुक चेहरे की बनावट लिए हुए थीं। ये आसानी से देखा जा सकता था कि वे अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत रही होंगी। राजेश शर्मा ने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा और एक गहरी ठंडी सी आवाज़ निकाली। क्या हमें देखकर निराश हो गए? नहीं, राधिका राजपूत ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। जया सिंह ने विवान सिंह को सिर से पैर तक गौर से देखा और फिर ठंडी आवाज़ में कहा, चलो बैठ जाओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। विवान सिंह ने बैठते हुए और राधिका राजपूत द्वारा तैयार किया गया छोटा सा उपहार मेज पर रख दिया। जया सिंह ने अपने चेहरे पर दिख रहे अहंकार को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। तो आप विवान सिंह हैं? हमें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने पेशे के बारे में बताइए। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मैं फिलहाल एक स्कूल डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ, विवान सिंह ने जवाब दिया। एक साधारण परिवार? निराश होने के बजाय जया सिंह के होठ के किनारे ऊपर की ओर मुड़ गए। ये बिल्कुल सही है चाची, इससे आपका क्या मतलब है? राधिका राजपूत ने पूछा। उसके मन में एक अनहोनी का डर सा छा गया। मुझे पता है कि माया राजपूत नाम की वो लड़की कल तुमसे छुपकर मिलने आई थी, जया सिंह ने चाय की एक घूंट लेते हुए कहा, मानो वो खुद से बात कर रही हो। राधिका राजपूत के चेहरे के भाव बदल गए। चिंता मत करो, उसने शायद तुम्हें बताया होगा कि उसकी सगाई होने वाली है ना? जया सिंह ने सहजता से कहा। तुम्हारी बहन ने खूब तरक्की की है। उसने मुंबई के तिवारी परिवार का ध्यान आकर्षित किया है। अगले महीने उसकी सगाई उनके दूसरे युवा मालिक यामिनी तिवारी के भाई से हो जाएगी। मुंबई का तिवारी परिवार, दूसरा युवा मालिक तिवारी? राधिका राजपूत को कुछ याद आया और वो घबरा कर बोली, तिवारी परिवार का दूसरा युवा मालिक कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में कोमा में चला गया था। तब से वो एक मानसिक अस्पताल में है और विशेषज्ञों का कहना है कि वो कभी होश में नहीं आएगा। मम्मी पापा इस शादी के लिए क्यों राजी हो गए? चुप रहो, जया सिंह ने जोर से डांटते हुए कहा। दूसरे छोटे मास्टर तिवारी केवल अस्थायी कोमा में हैं, वे निश्चित रूप से होश में आ जाएंगे। तिवारी परिवार में शादी करना माया राजपूत के लिए आशीर्वाद है, हमें क्यों मना करना चाहिए? जी हाँ, तिवारी परिवार मुंबई का एक टॉप टियर धनाढ्य परिवार है, रियल एस्टेट का बड़ा नाम है। तिवारी परिवार ने वादा किया है कि सगाई के बाद वे राजपूत परिवार को रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश करने और मुनाफा कमाने में मदद करेंगे। एक और व्यावसायिक गठबंधन का विवाह। राधिका राजपूत का सुंदर चेहरा गुस्से से ठंडा हो गया था। मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। तिवारी परिवार साफ तौर पर मेरी बहन को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ,
वैसे भी आपके दादाजी ने खुद इस शादी का इंतजाम किया है, जया सिंह ने कहा। फिर रुक गई, उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। मैं आज किसी और काम से आई हूं। मैंने सुना है कि आपने हाल ही में कमल प्रांगण कंपनी के साथ एक बड़ा अनुबंध किया है। हाँ, 5 साल पहले आपके घोटाले के कारण राजपूत परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मेरा मानना है कि आपको अपनी कंपनी राजपूत परिवार को निःशुल्क ट्रांसफर कर देनी चाहिए। जया सिंह की बातों से राधिका राजपूत गुस्से से कांप रही थी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसकी बहन उस दिन बोलने में इतनी हिचकिचा क्यों रही थी, और उसे ये भी समझ आ गया कि उसके माता पिता क्यों नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने उसके चाचा और उनके परिवार को क्यों भेजा था। राधिका राजपूत, ये शेयर हस्तांतरण अनुबंध है, इस पर हस्ताक्षर करो। जया सिंह ने अपने पर्स से एक दस्तावेज निकालकर राधिका राजपूत के सामने मेज पर पटक दिया। क्या कंपनी का हस्तांतरण दादाजी का फैसला है, मेरे माता पिता का फैसला है, या सिर्फ आपका फैसला है चाची? राधिका राजपूत ने गुस्से को दबाते हुए ठंडे स्वर में पूछा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जया सिंह ने जवाब दिया। इससे बहुत फर्क पड़ता है, ये मेरा फैसला है, जया सिंह ने कहा। फिर बनावटी ईमानदारी से बोली, लेकिन राधिका राजपूत मेरी प्यारी, तुम्हारी चाची ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हैं। अब तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे परिवार पर होना चाहिए। मेरा बेटा अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटा है, वह तुम्हारी कंपनी को संभालने में पूरी तरह से सक्षम है, जिससे तुम्हें कंपनी के कुप्रबंधन और दिवालियापन की परेशानी से मुक्ति भी मिल जाएगी। मौसी, मैं चाहती हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि आप सचमुच ये सब मेरे भले के लिए कर रही हैं। बिल्कुल। राजेश शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। वह तुम्हारी सगी चाची है, क्या वो सचमुच तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी? जया सिंह ने आह भरी। छोड़ो राजेश, राधिका राजपूत अभी छोटी है, वह हमारी अच्छी मंशा नहीं समझती, एक दिन उसे समझ आ ही जाएगा। राधिका राजपूत इतनी क्रोधित थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे परिवार से निकलवाने और राजपूत परिवार से बेदखल करवाने का विचार जया सिंह का ही था, और अब वह उस कंपनी को जिसे मैंने 5 साल से अधिक समय तक खून पसीना बहाकर खड़ा किया है, मेरे चचेरे भाई को मुफ्त में सौंपना चाहती है। ये तो सरासर झूठ है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। पूरे समय चुप रहने वाला विवान सिंह अचानक हंस पड़ा। उसकी मुस्कान ठंडी थी। सचमुच एक सच्ची चाची। राधिका राजपूत, क्या यही वो कमीना है जिसे तुम अपने साथ लाई हो? कितना व्यंग्यात्मक लहजा है। राजेश शर्मा ने मेज पर हाथ पटका और ठंडे लहजे में पूछा, अगर आप इतनी प्यारी चाची हैं तो माया राजपूत को तिवारी परिवार को क्यों बेच रही हैं? विवान सिंह की निगाहें उन पर बर्फ की तरह तीखी थीं। मुझे लगता है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बाकी जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़े, है ना? उस घूरती निगाह के नीचे राजेश शर्मा के सिर में झुंझुनी सी दौड़ गई और वो भयभीत हो गया। इस बच्चे को कैसे पता चला कि हमने ही तिवारी परिवार से संपर्क किया था और इस शादी का सौदा करवाया था? राजेश, इस हारे हुए आदमी पर अपना समय व्यर्थ मत करो, जया सिंह ने घृणा से विवान सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम यहां से चले जाओ। राजपूत परिवार के मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 24। लोगों, लालची मत बनो। वह कोई आवारा नहीं है, न ही कोई अजनबी है, वह मेरा पति विवान सिंह है। राधिका राजपूत का चेहरा एकदम ठंडा था जैसे ही उसने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा। इसके अलावा मैं कंपनी का हस्तांतरण नहीं करूंगी और न ही मैं अपनी बहन को तिवारी परिवार से शादी करने दूंगी। तू बदमाश है, राजेश शर्मा ने क्रोध से कहा। तू कृतज्ञ है, राजपूत परिवार ने तुझे इतने वर्षों तक पाला पोसा और तू एक भी पैसा नहीं छोड़ सकती। राधिका राजपूत, मुझे आपसे इतनी बेअदबी की उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे बहुत निराश किया है, जया सिंह ने शांत भाव से कहा। लेकिन माया राजपूत का तिवारी परिवार में विवाह तय हो चुका है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आपको कंपनी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, अन्यथा अपनी चाची को निर्दयी कहने का दोष मत देना। चलो चलते हैं विवान सिंह। राधिका राजपूत को वहां रुकने के हर अतिरिक्त पल से जी मिचला रहा था। वह खड़ी हुई और विवान सिंह को खींचकर जाने के लिए तैयार हो गई। उस छोटी बच्ची का नाम सानवी सिंह है ना? जया सिंह ने अचानक कहा। गैलेक्सी किंडरगार्टन शाम 5:30 बजे छुट्टी होती है। राधिका राजपूत घूम उठी और जया सिंह को घूरते हुए बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो? सड़कें संकरी हैं और कारों से भरी रहती हैं, ऐसे में दुर्घटना होना और 1-2 बच्चों का कुचल जाना काफी मुमकिन है ना? जया सिंह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, वैसे राजेश, मैंने सुना है कि हाल ही में कई बच्चे लापता हो गए हैं। बिल्कुल, राजेश शर्मा ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ कहा। भतीजी, तुम्हें अपनी बच्ची पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, किसी भी बुरे व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाने मत देना। राधिका राजपूत क्रोध से कांप उठी। तुम लोग नीच हो। राधिका राजपूत, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारे चाचा तो तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। जया सिंह ने व्यंग भरे लहजे में ठुड्डी उठाते हुए कहा। वैसे क्या तुम अनुबंध पर पुनर्विचार करना चाहोगी? मैं हस्ताक्षर करूंगी,
राधिका राजपूत ने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून की कुछ बूंदें निकल आई। उसने कलम उठाई और जल्दी से अपना नाम लिख डाला। सानवी को छूने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, भूत बनकर भी। राधिका राजपूत अपनी बेटी को एक बार पहले ही खो चुकी थी। वह उसे दूसरी बार खोने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। सानवी उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हा हा हा। राजेश शर्मा और जया सिंह ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई। जैसा कि उम्मीद थी, राधिका राजपूत की कमजोरी उसकी बेटी है। विवान सिंह ने बिना हस्तक्षेप किए चुपचाप सब कुछ होते हुए देखा। उन्होंने जया सिंह और राजेश शर्मा को गौर से देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप राधिका राजपूत को कंपनी वापस देने के लिए गिड़गिड़ाने नहीं आएंगे। जया सिंह ने नाक सिकोड़ी। एक बार कोई चीज आपकी जेब में चली जाए तो उसे वापस निकालने की मूर्खता कौन करेगा। चाय घर से निकलने के बाद राधिका राजपूत स्टीयरिंग व्हील पर झुक गई। उसके कंधे कांप रहे थे। विवान सिंह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, रो लो, रो लो, सब कुछ बाहर निकालने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। विवान सिंह, मैं बहुत डरी हुई हूं। मुझे डर है कि सानवी को कुछ हो जाएगा। मैं उसे एक अच्छा परिवार नहीं दे सकती, न ही उसकी सुरक्षा कर सकती हूं। मैं कितनी बेकार हूं। राधिका राजपूत के शब्द गले में अटक गए। उसकी आत्मनिंदा विवान सिंह के दिल में कांटों की तरह चुभ गई। विवान सिंह ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, कोई भी सानवी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और कोई भी हमारे परिवार से एक पैसा भी नहीं ले पाएगा। उन्हें मजबूरन सब कुछ ब्याज समेत वापस उगलना पड़ेगा। मूर्खता मत करो, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरी बेटी सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बड़ी हो। राधिका राजपूत ने लगातार अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हालांकि राजपूत परिवार ने अपना पुराना प्रभाव खो दिया था, लेकिन मरता हुआ ऊंट घोड़े से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। भला वह अपने चाचा के परिवार से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, जिस पर उसके दादाजी को पूरा भरोसा था। उसने अपनी आंखों के कोनों को हल्के से पोंछा और जबरदस्ती मुस्कुराई। मुझे माफ करना, मैं अपना आपा खो बैठी। क्या आप मुझे कुछ पल अकेले रहने देंगे? ठीक है। विवान सिंह ने सिर हिलाया और राधिका राजपूत को कुछ जगह देने के लिए कार से बाहर निकल गया। सड़क किनारे खड़े होकर उसने अपना फोन निकाला और प्रिया मल्होत्रा को फोन किया। उसने लगभग तुरंत ही सम्मानपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, श्रीमान विवान, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है, कृपया मुझे बताएं। प्रिया मल्होत्रा को तुरंत ऊर्जा मिल गई। उसने अपना मन बना लिया था। विवान सिंह की विनती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह उसे पूरा करने के लिए मल्होत्रा परिवार की पूरी ताकत लगा देगी। इस दुनिया में सबसे कठिन चीज जिसका एहसान चुकाना होता है, वह पैसा नहीं होता, बल्कि एहसान चुकाना होता है। और विवान सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिला एहसान सचमुच अनमोल था। अपनी योजना बताने के बाद विवान सिंह ने कॉल समाप्त कर दी। क्या आप मेरी पत्नी का साथ चाहते हैं? ठीक है, रख लीजिए, लेकिन तुम्हारा बेटा इसके लायक है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका भाग्य इसके योग्य है या नहीं। लोगों को लालची नहीं बनना चाहिए, अन्यथा वे अपनी ही असीमित इच्छाओं के शिकार हो जाएंगे और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। विवान सिंह ने अपने हाथ जेब में डाल लिए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखें सर्दियों की ठंडी हवा की तरह ठंडी हो गईं। राजपूत फैशन डिजाइन कंपनी लिमिटेड। सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने एक युवक ने राष्ट्रपति कार्यालय का जायजा लिया। उसका चेहरा इस कदर मुस्कुरा रहा था कि लगभग कानों तक पहुंच गया था। अब से यह कंपनी मेरी है, अजय राजपूत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। उसने अपने माता पिता से अपनी ईर्ष्या का जिक्र केवल यूं ही किया था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे वास्तव में ऐसा कर पाएंगे। अजय राजपूत ने पास में खड़े नाराज दिख रहे सचिव को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर संतुष्ट भरी मुस्कान थी। हालांकि राधिका राजपूत की कंपनी छोटी और एक समय दिवालिया होने के कगार पर थी, लेकिन कमल प्रांगण के साथ हुए अनुबंध ने उन्हें 30 मिलियन से अधिक की वार्षिक आय की गारंटी दी थी। यह मानो मुफ्त का पैसा था। राजपूत परिवार अपने विशाल आकार और विविध व्यवसायों के बावजूद केवल 50 से 60 मिलियन का वार्षिक शुद्ध लाभ कमाता था। इतना ही नहीं, राधिका राजपूत के लगभग सभी कर्मचारी महिलाएं थीं और उनमें से अधिकांश बेहद खूबसूरत थी। अजय राजपूत को लगा कि उनका भविष्य बेहद सुखमय होने वाला है। कंपनी में 25 वर्ष से कम उम्र की सभी अविवाहित महिला कर्मचारियों की एक सूची बनाओ। अजय राजपूत ने सचिव को घूरते हुए आदेश दिया। अपनी जानकारी भी सूची में जोड़ना मत भूलना। तुम समझ गई ना? सचिव इतनी गुस्से में थी कि चीखना चाहती थी। अभी 10 मिनट पहले ही यह आदमी कंपनी में घुस आया था और दावा कर रहा था कि कंपनी के सभी शेयर और कानूनी प्रतिनिधि बदल दिए गए हैं। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। प्रेसिडेंट राधिका को फोन करने के बाद ही उसे पता चला कि यह बात सच थी। सपने में भी नहीं। मैं नौकरी छोड़ रही हूं, मैं ये काम नहीं करूंगी।
सचिव ने गुस्से से कहा। उसका अपना भी स्वभाव था और उसने गुस्से में फोल्डर को मेज पर पटक दिया। नौकरी छोड़ रही हैं? अजय राजपूत ने धीरे से कहा। ठीक है, छोड़ दो। मैं यूं ही 10 खुशकिस्मत कर्मचारियों को निकाल दूंगा और मैं उन्हें सच जरूर बताऊंगा कि उन्हें तुम्हारी वजह से निकाला गया है। आप? सचिव इतनी गुस्से में थी कि रोने लगी। वह अकेली थी और उसे अकेले ही अपना गुजारा करना पड़ता था, लेकिन उसके कई सहकर्मियों के परिवार और बच्चे थे, साथ ही घर का लोन और कार लोन भी था। पुणे शहर जैसे बड़े शहर में नौकरी खो देना क्या उनके लिए मौत की सजा जैसा नहीं होगा? इधर आओ, मेरे कंधों की मालिश करो। अजय राजपूत अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने चमड़े के जूते मेज पर टिका दिए। उसकी मुस्कान में दुर्भावना झलक रही थी। दांत पीसते हुए सचिव के पास अपने सहकर्मियों को मुसीबत में पड़ने से बचाने के लिए अनिवार्य रूप से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश उसी क्षण दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अजय राजपूत ने बेसब्री से पूछा, कौन है? यह कमल प्रांगण के चेयरमैन है, एक कर्मचारी ने जवाब दिया। अजय राजपूत झट से उठकर दरवाजा खोलने गया। उसने विदेश में फैशन डिजाइन की पढ़ाई की थी और घरेलू फैशन इंडस्ट्री के अग्रणी कमल प्रांगण पर विशेष ध्यान दिया था। वह विशेष रूप से इसके अध्यक्ष विवेक पांडे का प्रशंसक था। विवेक पांडे लगभग 50 वर्ष का था और उसे फैशन जगत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। वह एक दिग्गज हस्ती था जिसने अपना कारोबार शुरू करने के बाद से कभी कोई घाटे का सौदा नहीं किया था। चेयरमैन विवेक, कृपया अंदर आइए, अजय राजपूत ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। तुम कौन हो? मैं अजय राजपूत हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं राजपूत फैशन डिजाइन का वर्तमान प्रमुख हूँ। और मिस राधिका राजपूत के बारे में क्या? विवेक पांडे ने पूछा। अजय राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने अपने सभी शेयर मुझे बेच दिए हैं। अगर कंपनी के कामकाज से संबंधित कोई बात हो तो आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। ओह, बहुत अच्छा, विवेक पांडे ने शांत भाव से कहा। आप उस सहयोग अनुबंध से अवगत है ना, जिस पर आपकी कंपनी हमारे साथ बातचीत कर रही थी? बिल्कुल, अजय राजपूत मन ही मन बेहद खुश था। वह अनुबंध ही इसके यहाँ आने का एकमात्र कारण था। अनुबंध छप चुका है और आपके हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए तैयार है। विवेक पांडे के बोलते ही उनके पीछे खड़े वकील ने उन्हें 2 प्रतियां सौंप दी। उत्कृष्ट, अजय राजपूत ने हस्ताक्षर करने के लिए कलम उठाई, लेकिन विवेक पांडे ने उन्हें रोक दिया। अध्यक्ष राहुल, कृपया पहले अनुबंध की सामग्री की समीक्षा कर लें। अजय राजपूत ने राधिका राजपूत के लिए अनुबंध पर बातचीत करने वाले वकील को पहले ही रिश्वत दे दी थी, इसलिए वह सामान्य शर्तों से पहले से ही परिचित था। उसने लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे, फिर अपना नाम और अंगूठा निशान लगा दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अध्यक्ष विवेक, सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। हमारे सहयोग के विशिष्ट पहलुओं के बारे में लेडी राधिका ही हमसे चर्चा करेंगी। वकील ने अनुबंधों को इकट्ठा करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? अजय राजपूत का चेहरा सख्त हो गया। क्या आपने अनुबंध नहीं पढ़ा? वकील ने हैरानी जताते हुए पूछा। अजय राजपूत अनुबंध के पन्ने एक एक करके पलटने लगा और उसका बारीकी से अध्ययन करने लगा। पहले तो उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन धीरे धीरे बिगड़ता चला गया और अंत में पूरी तरह से गंभीर हो गया। अध्याय 26, नए द्वेष और पुरानी नफरत। टकराना। बेहद गुस्से वाले चेहरे के साथ अजय राजपूत ने दांत पीसते हुए अनुबंध को जमीन पर पटक दिया। इस साझेदारी के लिए राधिका राजपूत को अनिवार्य शर्त क्यों होना चाहिए? 30 मिलियन मूल्य के इस अनुबंध में एक अत्यंत अस्पष्ट पूरक खंड शामिल था। इसमें यह शर्त थी कि दोनों कंपनियों के बीच सहयोग केवल राधिका राजपूत के मूल में रहते हुए ही आगे बढ़ सकता है। यदि राधिका राजपूत कंपनी छोड़ देती है या परियोजना में भाग नहीं लेती है, तो राजपूत गारमेंट कंपनी को अनुबंध के उल्लंघन के लिए अनुबंध मूल्य के बराबर जुर्माना अदा करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब जबकि राधिका राजपूत को कंपनी से निकाल दिया गया है, तो न केवल उन्हें इस अनुबंध से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि अजय राजपूत को 30 मिलियन का हर्जाना भी देना होगा। अजय राजपूत ने गुस्से से कहा, मैं इन शर्तों से सहमत नहीं हूं, ये तो सरासर अत्याचारी शर्त है। अनुबंध लिखित में है, कृपया अपनी कंपनी से इसके प्रावधानों के अनुसार कार्य करने को कहें, अन्यथा हम आपसे अदालत में मिलेंगे। क्या आपने उन्हें अदालत में देखा? अजय राजपूत पसीने से तरबतर हो गया था। तभी जयांश राजपूत और जया शुक्ला कंपनी में पहुंचे। अपने बेटे के परेशान चेहरे को देखकर उन्होंने चिंता से पूछा, बेटा क्या हुआ? अजय राजपूत ने स्थिति समझाई और जया शुक्ला तुरंत ही अचंभित हो गईं। जयांश राजपूत अपेक्षाकृत शांत रहे। उन्होंने तुरंत अपने एक वकील मित्र को फोन किया और उन्हें अनुबंध की तस्वीरें भेजीं, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। अनुबंध वैध था। इसके अलावा कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि और अनुबंध पर हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते अजय राजपूत जिम्मेदारी से बच नहीं सकते थे। पापा, मम्मी, अब हम क्या करें? अजय राजपूत पूरी तरह से घबरा गया था।
30 मिलियन, ये राजपूत परिवार के नाम पर चलने वाली सभी कंपनियों का आधे साल का शुद्ध लाभ था। हालांकि जयांश राजपूत राजपूत परिवार की मुख्य शाखा से थे और कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, फिर भी वे गुप्त रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग निजी इस्तेमाल के लिए करते थे। लेकिन चूंकि बूढ़ा अभी मरा नहीं था, इसलिए उन्होंने इतनी बेशर्मी दिखाने की हिम्मत नहीं की। ज्यादा से ज्यादा वे कुछ मिलियन ही अपनी जेब में डाल पाए थे। ये 30 मिलियन की खगोलीय राशि के आसपास भी नहीं था। बेटे, घबराओ मत, जयांश राजपूत ने गंभीर स्वर में कहा। जब तक राधिका राजपूत को वापस कंपनी में लाकर साझेदारी में शामिल नहीं कर लिया जाता, तब तक सब ठीक रहेगा। ठीक है, जया शुक्ला को अचानक एहसास हुआ। चलो उसे वापस लाते हैं। अजय राजपूत चिंतित होकर बोला। अगर राधिका राजपूत वापस आने से इनकार कर दे तो क्या होगा फिर? जया शुक्ला ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, हमारे पास उस पर दबाव बनाने का मौका है, वो मना नहीं कर सकती। असल में निर्णायक भूमिका सानवी सिंह की थी। चूंकि ऐसा है, विवेक पांडे ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा। बोलने के बाद विवेक पांडे कंपनी से निकल गया और अपनी कार से फोन किया। मेरी प्यारी बच्ची, काम हो गया। आखिर ये राधिका राजपूत कौन है कि तुम उसकी मदद के लिए इतना पैसा खर्च कर रही हो? धन्यवाद अंकल विवेक, प्रिया मल्होत्रा मुस्कुराई, लेकिन उसने उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। विवेक पांडे को जवाब न मिलने पर कोई निराशा नहीं हुई और उनका लहजा स्नेहपूर्ण बना रहा। मेरे प्यारे, जब समय मिले तो घर आ जाना, तुम्हारी चाची तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। बिल्कुल अंकल विवेक, प्रिया मल्होत्रा ने मनमोहक हंसी हंसते हुए फोन काट दिया और आलस्य से अंगड़ाई ली। मल्होत्रा परिवार के लिए विवान सिंह को आदरणीय बनाए रखने में 30 मिलियन खर्च हुए थे। वादे के मुताबिक उसने अपने पिता के मित्र विवेक पांडे से राधिका राजपूत को अप्रत्यक्ष रूप से पैसे हस्तांतरित करने में मदद की थी। प्रिया मल्होत्रा ने शुरुआत में वकील को राधिका राजपूत के बारे में पूरक खंड जोड़ने का निर्देश दिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सुखद आश्चर्य साबित होगा। हालांकि विवान सिंह इससे कहीं अधिक चाहते थे, लेकिन ये अनुबंध तो बस एक शुरुआत थी, राजपूत परिवार को घृणा दिलाने के लिए। विवान सिंह को संदेश भेजने के बाद प्रिया मल्होत्रा ने मुंबई और पुणे शहर में अरविंद जोशी और अन्य धनी परिवारों से संपर्क किया। राधिका राजपूत घर लौटने के बाद एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और खाली निगाहों से आसमान को घूर रही थी। हमेशा व्यस्त रहने के कारण अचानक मिले इस खाली समय से वो असहज महसूस कर रही थी। विवान सिंह उसके बगल में बैठ गया और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सेब छीलने लगा। राधिका राजपूत ने उस पर एक नज़र डाली और अपना सिर हिला दिया। इस समय उसे किसी भी चीज की भूख नहीं थी। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। फोन की घंटी बजी। उसके चाचा का फोन था। जयांश राजपूत के घिनौरे चेहरे को याद करके राधिका राजपूत ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन फोन लगातार आते रहे और अंत में उसने ठंडे भाव से फोन उठाया। राधिका राजपूत, मैं तेरा चाचा हूं, जयांश राजपूत ने आदेशात्मक स्वर में कहा। कंपनी में आ और अभी काम पर लग जा। राधिका राजपूत ने भावहीन चेहरे के साथ फिर से फोन काट दिया। उन्होंने सानवी का उपयोग करके मुझे धमकाया और मेरी कंपनी हड़प ली। अब वे चाहते हैं कि मैं वापस आकर मुफ्त में काम करूं, मानो इस दुनिया में ऐसा कोई बढ़िया सौदा होता ही नहीं हो। कंपनी के दफ्तर में जयांश राजपूत एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से में बड़बड़ाया, वो कमीनी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? उसे फिर से फोन करो। जया शुक्ला का चेहरा भी गंभीर था। आखिरकार ये 30 मिलियन कमाने और 30 मिलियन गंवाने का मामला था। जयांश राजपूत ने दोबारा डायल किया, लेकिन व्यस्तता का संकेत मिला। उसने साफ तौर पर कॉल काट दिया था। लगातार 3 बार यही हुआ और वो इतना गुस्से में था कि आग बबूला हो रहा था। राधिका राजपूत के माता पिता को फोन करो, जया शुक्ला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर विवान सिंह ने राधिका राजपूत का फोन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको बस अपना फोन बंद रखना है, लेट जाना है और अच्छी नींद लेनी है। कल सुबह जयांश राजपूत आपसे कंपनी में वापस आने की गुहार लगाएगा। आप बीमार होने का बहाना बनाकर घर पर रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में वे आपके सामने घुटने टेक कर आपसे कंपनी वापस लेने की भीख मांगेंगे। ये कैसे संभव है? उस समय राधिका राजपूत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमल प्रांगण ने अजय राजपूत के साथ पहले ही अनुबंध साइन कर लिया था। चलो एक शर्त लगाते हैं, विवान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वे कल तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने आए तो तुम मुझे एक चुंबन देना। विवान सिंह, राधिका राजपूत ने उसे घूरते हुए कहा, हम मुश्किल से अगले भोजन के लिए चावल खरीद पा रहे हैं और तुम अभी भी मेरा फायदा उठाने की सोच रहे हो? इसके अलावा वे हताश होकर सानवी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विवान सिंह ने अपना मुंह खोला, लेकिन काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने बस इतना कहा, मैं गलत था। राधिका राजपूत का मन फिर से उदास हो गया। 5 साल की उसकी मेहनत यूं ही बर्बाद हो गई थी और उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था।
विवान सिंह ने उसे और अधिक सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। वो अपनी अपार शक्ति का उपयोग करके राजपूत परिवार को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन ये बहुत ही बोरिंग होता। विवान सिंह राजपूत परिवार को एहसास दिलाना चाहता था कि सच्ची निराशा कैसी होती है। नई नफरत और पुराने द्वेष, अब इन सब को निपटाने का समय आ गया है। शाम को विवान सिंह अपनी बेटी को लेने के लिए गाड़ी चलाकर घर ले आया। फोन पर अपनी बहन से संपर्क न कर पाने के कारण चिंतित माया राजपूत तुरंत अपार्टमेंट पहुंची। अपनी बहन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं तुम्हारी शादी से सहमत नहीं हूं, राधिका राजपूत ने गुस्से से अपनी छोटी बहन को घूरा। आमतौर पर चंचल स्वभाव वाली माया राजपूत ने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। बहन, एक व्यक्ति से शादी करना दूसरे से शादी करने जैसा ही है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, राधिका राजपूत ने गुस्से से कहा। लेकिन राजपूत परिवार स्पष्ट रूप से आपकी खुशी को सौदे के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बड़े परिवार में जन्म लेने की यही मजबूरी है, माया राजपूत ने लापरवाही से कहा। वैसे भी मम्मी पापा तो पहले ही मान गए हैं। राधिका राजपूत चुप हो गई। सानवी सिंह ने माया राजपूत की बाह पकड़ ली और अपनी मीठी मधुर वाचा में बोली, आंटी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों नहीं कर लेती जिसे आप पसंद करती हैं? माया राजपूत ने सानवी सिंह के सिर पर थपथपाया। सानवी, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। तुम्हारी चाची के लिए ये उनमें से एक है। पापा, कृपया आंटी की मदद कीजिए। सानवी सिंह ने विवान सिंह की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। माया राजपूत ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। सानवी, विवान सिंह इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। पापा कर सकते हैं, सानवी सिंह ने दृढ़ता से कहा। पापा चाची की मदद जरूर कर सकते हैं। वो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सानवी सही कह रही है, विवान सिंह मुस्कुराया। मैं कल मुंबई जाऊंगा और इस ठाकुर परिवार से मिलूंगा। अध्याय 27। तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? अगले दिन जब विवान सिंह अपनी बेटी को गैलेक्सी किंडरगार्टन ले जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने नीचे एक काली मर्सिडीज खड़ी देखी। उसके अंदर जयदीप राजपूत और उनका 3 लोगों का परिवार था। वो छोटी कमीनी राधिका राजपूत। जयदीप राजपूत का चेहरा एकदम ठंडा था। कल राजपूत परिवार की दूसरी शाखा के मुखिया राधिका राजपूत के पिता को फोन करने के बाद उनके डरपोक भाई लोकेश राजपूत ने हकलाते हुए कहा कि उनकी बेटी उनके फोन का जवाब नहीं दे रही है। जयदीप राजपूत ने अपने निकम्मे भाई को कोसते हुए जया शुक्ला और अजय राजपूत के साथ राधिका राजपूत से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया, लेकिन उनकी मुलाकात सबसे पहले विवान सिंह से हुई। विवान सिंह, राधिका राजपूत को यहां मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। जयदीप राजपूत ने दरवाजा खोले बिना ही कार की खिड़की नीचे कर दी। उसका रवैया घमंडी और निगाहें अभिमानी थीं। वो बीमार है और उसे आराम की जरूरत है, कृपया चले जाइए। सानवी सिंह विवान सिंह के पीछे छिप गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर झांक रही थीं और वो अपने सामने मौजूद तीनों लोगों को देख रही थी। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी और अब बीमार। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जया शुक्ला की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसे अभी बुलाओ और काम पर भेजो। हम पहले ही इस घटिया मोहल्ले में आने को मजबूर हो चुके हैं और अब वो नखरे दिखा रही है। खुद को समझती क्या है? चलो चलते हैं सानवी। विवान सिंह ने उन तीनों पर ध्यान देना बंद कर दिया और वहां से जाने लगा। अजय राजपूत गुस्से से कार से बाहर निकला और विवान सिंह की ओर बढ़ा। बच्चे, क्या तुमने मेरी मां की बात नहीं सुनी? हालांकि विवान सिंह ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। बहुत खूब। अजय राजपूत की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। वो राजपूत परिवार की मुख्य शाखा का सबसे बड़ा बेटा था, भावी उत्तराधिकारी। और ये सुंदर लड़का जो औरतों के सहारे जीता है, मेरी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करता है? ये तो मानो मौत को दावत दे रहा है। लेकिन दिन का उजाला था, इसलिए अजय राजपूत ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल नाराजगी से देखता रहा जब तक कि विवान सिंह और उसकी बेटी धीरे धीरे दूर नहीं चले गए। चलो घर चलते हैं, जयदीप राजपूत ने उदास स्वर में कहा। क्या? जया शुक्ला चिंतित हो गई। घर जाना? अगर हम राधिका राजपूत को कंपनी में वापस नहीं लाते हैं तो क्या हम बस पैसे खो देंगे? ये 30 मिलियन है जयदीप। जी पिताजी, राजपूत परिवार की लगभग सारी संपत्ति ठाकुर परिवार में निवेश कर दी गई है ताकि हम रियल एस्टेट उद्योग में अपना नाम बना सकें। दादाजी भले ही मुझसे कितना भी प्यार करते हों, शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। अजय राजपूत को भी अपने पिता की योजना समझ नहीं आई। कुछ दिनों में ठाकुर परिवार की सेवा में एक मार्शल आर्टिस्ट राजपूत परिवार में आएगा, जयदीप राजपूत ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। मैंने सुना है कि वो अभी 30 साल का हुआ है। मैंने कल रात ही पिताजी से कहा था कि आप राजपूत परिवार की ओर से उससे संपर्क करें। हवाई अड्डे से राजपूत परिवार के घर तक का रास्ता गैलेक्सी किंडरगार्टन से होकर गुजरता है। अजय राजपूत ने अपना माथा पीट लिया।
वो अपने पिता का इरादा समझ गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब समझ आया पिताजी। अच्छा। जयदीप राजपूत ने कार की खिड़की ऊपर करते हुए मन ही मन सोचा, राधिका राजपूत, जब तुम बेशर्मी दिखाने पर तुले हो तो हमें भी निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। किंडरगार्टन के गेट पर अपनी बेटी को छोड़ने के बाद विवान सिंह प्रिया मल्होत्रा की कार में बैठ गया। प्रिया मल्होत्रा और उसका ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राजपूत परिवार को खत्म करने की योजना पर कोई चर्चा नहीं की। प्रिया मल्होत्रा ने आदरपूर्वक कहा, श्रीमान विवान, अरविंद जोशी ने आपके स्वागत के लिए मुंबई में एक होटल पहले ही बुक कर लिया है। भविष्य में इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। विवान सिंह ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने तो बस ठाकुर परिवार से मिलने की योजना बनाई थी। समझ गया, प्रिया मल्होत्रा ने उत्तर दिया। कार राजमार्ग पर तेजी से दौड़ती हुई दोपहर के ठीक आसपास अरविंद जोशी द्वारा बुक किए गए आलीशान होटल में पहुंची। श्रीमान विवान, उन्होंने थोड़ा झुकते हुए कहा। विवान सिंह ने सिर हिलाया। उसकी निगाह अचानक सैकड़ों मीटर दूर स्थित एक स्टेडियम पर पड़ी, जो शोरगुल भरी भीड़ से गुंजा रहा था। मुंबई में हर साल आधे महीने तक चलने वाली जेड प्रदर्शनी लगती है। आज आखिरी दिन है, इसलिए काफी चहल पहल है। साथ ही ठाकुर परिवार इसके आयोजकों में से एक है। अरविंद जोशी मुस्कुराए। क्या आप रुचि रखते हैं श्रीमान विवान? क्यों ना हम जाकर देखें? विवान सिंह की दिलचस्पी बढ़ गई। जेड पत्थर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार को समाहित करता है। ये साधना, कलाकृति निर्माण या सरणी निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। हालांकि कई जेड पत्थरों में आध्यात्मिक जेड के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित नहीं होती है। स्टेडियम पहुंचने पर प्रिया मल्होत्रा ने तीनों का नेतृत्व किया। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि कई विक्रेता जेडाइट के कच्चे पत्थरों को जमीन पर बिछाए हुए थे, जिनकी कीमतें हजारों से लेकर करोड़ों तक थीं। पत्थरों को तराशने की आवाज पूरे परिसर में गूंज रही थी। कुछ लोग जोर से हंस रहे थे, कुछ चुप थे और कुछ आहें भर रहे थे। हर चेहरे पर एक अलग भाव झलक रहा था, जो मानवीय अनुभव का एक सूक्ष्म रूप था। श्रीमान विवान, क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? अरविंद जोशी ने हंसते हुए पूछा। जी नहीं धन्यवाद। विवान सिंह कुछ हद तक निराश था। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि इन पत्थरों में मौजूद जेड की गुणवत्ता बेहद घटिया है। इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्धता एक सच्चे आध्यात्मिक जेड की तुलना में 1% से भी कम थी, जिससे ये उसकी नज़र में पूरी तरह से बेकार हो गए थे। इसके बावजूद अरविंद जोशी उस माहौल में बहकर 3 लाख खर्च करके 2 कच्चे पत्थर खरीद लाए। उन्हें वहीं पर तराशा गया, लेकिन उनमें हरे रंग का जरा सा भी निशान नहीं दिखा। फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। उनके लिए ये रकम तो कुछ भी नहीं थी। प्रिया मल्होत्रा नीचे बैठ गई और पत्थरों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगी। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और जुआ न खेलने का निर्णय लिया। उसे पत्थर के जुए के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसने इस उन्माद में शामिल न होने का फैसला किया। अचानक विवान सिंह ने कहा, वो दूर कोने वाला और ये वाला और ये वाला। उसने 3 पत्थरों की ओर इशारा किया, जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग 1 फुटबॉल जितना था। प्रिया मल्होत्रा वे आश्चर्य से विवान सिंह की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन तीनों पत्थरों को लेकर इतना आश्वस्त क्यों है, लेकिन एक पल की हिचक के बाद उसने उन्हें खरीद लिया। दुकानदार की आंखें सिकुड़ी, उसकी मुस्कान बेहद खुशी भरी थी। तीनों पत्थरों की कीमत बहुत अधिक थी, कुल मिलाकर 3,700,000। ये एक कट टू लहीज होगा। सच बात तो ये है कि ऐसा नहीं होगा। मास्टर ठाकुर ने पहले ही इस दुकान का जायजा ले लिया है और एक भी नहीं चुना। जाहिर है ये सब बेकार है। हिस, ठाकुर परिवार का जेड मास्टर, अगर उसने ऐसा कहा तो इस युवती की तो खैर नहीं। कटौती देखते दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। हालांकि प्रिया मल्होत्रा परिवार की सबसे प्रतिष्ठित सदस्य थी और उसके कुल में उसका काफी दबदबा था, फिर भी उसके निजी खाते में केवल 5 मिलियन ही थे। लगभग सारा पैसा खर्च कर देने के कारण वो थोड़ी घबरा गई थी। मालिक, कटौती कीजिए। ठीक है, बूढ़े झांग इधर आइए। दुकानदार ने उनका परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे सबसे कुशल कारीगर हैं। इन्हें काटने का काम करते हुए पूरे 30 साल हो गए हैं। इनके हाथ बहुत स्थिर हैं। देरी करना बंद करो और जल्दी करो। भीड़ ने प्रिया मल्होत्रा से भी ज्यादा बेचैनी से आग्रह किया। लगभग 50 वर्षीय बूढ़े झांग, जिनके चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान थी, ने कर्कश आवाज के साथ धीरे धीरे टुकड़े काटने शुरू किए। एक आश्चर्यजनक आवाज सुनाई दी, हरा रंग है और ये रंग अच्छा है। मैं इस पत्थर के लिए 2 मिलियन की पेशकश करूंगी। महोदया, क्या आप इसे बेच रही हैं? बिक नहीं रहा,
काटते रहो, प्रिया मल्होत्रा ने खुशी से झूमते हुए कहा। पत्थर तराशने वाले बूढ़े झांग ने उसे देखा। जैसे जैसे वो पत्थर को सावधानी से तराशता गया, उसके चेहरे के भाव और हरकतें गंभीर होती गईं। पत्थर के भीतर का दृश्य प्रकट हुआ, एक चमकदार गहरा हरा रंग। इससे भीड़ में मौजूद कलापारखियों की सांसें थम गईं। ये हरा इंपीरियल ग्रीन था। दूसरे और तीसरे को एक साथ काटो, प्रिया मल्होत्रा ने आसपास की बातों को अनसुना करते हुए जोश से कहा। उसने इस एक टुकड़े से ही अपनी लागत वसूल कर ली थी, बल्कि कुछ मुनाफा भी कमा लिया था। स्टॉल मालिक ने जल्दी से एक और काटने वाले को बुलाया और दोनों अनुभवी कारीगर एक साथ काटने लगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अध्याय 28 भाग्य पर दांव लगाना। अगले 2 जेडाइट के खुरदुरे पत्थरों में एक साथ हरा रंग दिखाई दिया। वे चमकदार और पारदर्शी थे। खेल स्टेडियम के शोरगुल के बावजूद इस विक्रेता के स्टॉल के पास मौजूद सभी दर्शक चुप हो गए। वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, पत्थर की नक्काशी को टकटकी लगाकर देख रहे थे। पहली कटाई में हरा रंग दिखना कोई अजीब बात नहीं थी, असली बात तो अगली कुछ कटाई में थी। जब उन्होंने कुशल पत्थर तराशने वाले को फुटबॉल के आकार के 3 खुरदुरे पत्थरों के पूरे आकार को प्रकट करते देखा, तो देखने वालों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। प्रत्येक टुकड़े ने अपने आयतन का कम से कम 1/3 हिस्सा बरकरार रखा, जबकि सबसे बड़े टुकड़े ने आधा आयतन बरकरार रखा। इनमें से प्रत्येक की कीमत कितनी होगी? 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन? किसी ने भी सटीक आंकड़ा बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन विक्रेता का दिल एकदम ठंडा पड़ गया। किसी विशेषज्ञ के मूल्यांकन के बिना भी उसके अपने अनुमान के अनुसार उत्कृष्ट इंपीरियल ग्रीन के ये तीनों टुकड़े बाजार में कम से कम 50 मिलियन के थे, शायद इससे भी अधिक, और उसने तो इन सभी कच्चे पत्थरों के लिए केवल 50 मिलियन ही निवेश किए थे। एक कड़वी हंसी के बाद विक्रेता ने कुछ अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया, फिर प्रिया मल्होत्रा की ओर बधाई भरी मुस्कान से मुड़ा। पत्थर का जुआ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। किसी को नहीं पता होता था कि एक खुरदुरे पत्थर के अंदर क्या छिपा है। ये रातों रात धनवान बना सकता था या पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। दुकान मालिक ने कभी जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन किसी को अपनी दुकान से एक बेहतरीन शाही हरा पत्थर काटते देख उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं। भीड़ से मिल रहे खरीद प्रस्तावों को नज़रअंदाज करते हुए प्रिया मल्होत्रा ने आदरपूर्वक विवान सिंह की ओर रुख किया। श्रीमान विवान, आपके जेड के बारे में, क्या आप इसे यहीं बेचने की योजना बना रहे हैं या अपने साथ ले जाएंगे? विवान सिंह ने प्रिया मल्होत्रा को गहरी नज़रों से देखा और लापरवाही से कहा, तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं, स्वाभाविक है ये तुम्हारा ही है। प्रिया मल्होत्रा अवाक रह गई। भले ही इसे सस्ते में बेचा जाए, फिर भी ये करोड़ों रुपए का जेडाइट था। क्या वो सचमुच इसे उसे यूं ही दे रहा था? इसी बीच अरविंद जोशी की विवान सिंह के प्रति प्रशंसा एक अनंत नदी की तरह उमड़ पड़ी। अब उन्होंने ठान लिया था कि वे इस महान वृक्ष विवान सिंह से हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बस 3 उंगलियों के इशारे से 3 शाही हरे रंग प्रकट कर दिए। ये कैसी तीक्ष्ण दृष्टि थी! तुमने कहा था कि ठाकुर परिवार यहाँ के आयोजकों में से एक है ना? विवान सिंह ने पूछा। हाँ, उनका स्टॉल बिल्कुल बीच में है। क्या तुम और भी बड़े दांव खेलने के लिए तैयार हो? हाँ। प्रिया मल्होत्रा और अरविंद जोशी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि विवान सिंह का क्या मतलब है। चलो, विवान सिंह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। ठाकुर परिवार का स्टॉल सबसे बड़े और सबसे अच्छे क्षेत्र में फैला हुआ था, और चूंकि वे केवल बेहतरीन खानों से प्राप्त सबसे उत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थर बेचते थे, इसलिए ये सबसे भीड़-भाड़ वाला और बाजार की तरह चहल-पहल वाला स्थान था। सुना तुमने, अभी अभी अपंग ल्यू के स्टॉल पर उन्होंने एक के बाद एक 3 इंपीरियल ग्रीन के टुकड़े काटे। सबसे बड़ा टुकड़ा आधे फुटबॉल के आकार का था। झूठ बोलना बंद करो और अपने पत्थर बेचने का काम फिर से शुरू करो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? रुको, वो आ रही है। उसने ऊंची एड़ी वाले जूते पहने हैं, जेडाइट लिए हुए। हाँ, वही है। भीड़ में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। खेल स्टेडियम बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए जब भी कोई बड़ी घटना घटती, खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती। प्रिया मल्होत्रा को पहले से ही कई पत्थर शौकीनों द्वारा जेड मास्टर के रूप में पूजा जाता था। ठाकुर परिवार के स्टॉल पर प्रभारी लगभग 30 वर्ष का एक युवक था। उसका जन्म का नाम चिराग राय था और वो ठाकुर परिवार में एक सम्मानित व्यक्ति था, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। बाद में उसने ठाकुर परिवार में विवाह किया और अपना नाम बदलकर चिराग ठाकुर कर लिया। अपनी युवावस्था में एक संयोगावश हुई मुलाकात के कारण वो स्पिरिट स्टोन्स के भीतर की आत्मिक शक्ति को महसूस कर सकता था। यही कारण था कि जेड इंडस्ट्री में उसे मास्टर ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। उसने प्रिया मल्होत्रा को गौर से देखा। उसकी खूबसूरती देखकर पहले तो उसका चेहरा अचंभे से भरा था, लेकिन बाद में आश्चर्य से उसका भाव बदल गया।
ये मुंबई के मल्होत्रा परिवार की अनमोल रत्न है। फिर जब उसने प्रिया मल्होत्रा के बगल में अरविंद जोशी को देखा तो चिराग ठाकुर और भी ज्यादा चौंक गए। ये तो पुणे शहर के 8वें मास्टर हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हालांकि वो असमंजस में था, लेकिन चिराग ठाकुर ने कोई भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उनका अभिवादन किया। 8वें स्वामी, प्रिया महोदया। अरविंद जोशी में किसी शक्तिशाली व्यक्ति की गंभीरता का कोई अंश नहीं था। वे बस मुस्कुराए और विवान सिंह के ठीक पीछे आधा कदम की दूरी पर आकर खड़े हो गए। प्रिया मल्होत्रा ने भी ऐसा ही किया। उस मामूली से दिखने वाले आधे कदम को पार करने की हिम्मत नहीं की। इस छोटी सी बात ने चिराग ठाकुर की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकोड़ लीं। ये दोनों मुंबई और पुणे शहर में विख्यात व्यक्ति थे, फिर भी इन्होंने इस अजनबी के सामने सम्मान दिखाया। आखिर ये अजनबी कौन है? हम जेड पत्थर खरीदने आए हैं, प्रिया मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान से कहा। अपनी उलझन को दबाते हुए चिराग ठाकुर ने सिर हिलाया और कहा, कृपया आगे बढ़ें। विवान सिंह की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। इन खुरदुरे पत्थरों की गुणवत्ता वाकई पिछले विक्रेता की दुकान से बेहतर थी, लेकिन फिर भी वे उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। लगभग 5 सेकंड तक इलाके का जायजा लेने के बाद विवान सिंह ने अचानक अपना पैर पटका। खड़खड़ाहट। धरती कांप उठी। प्रचंड बल के कारण करीने से रखे हुए खुरदुरे पत्थर हवा में उड़ गए। 37 पत्थरों को छोड़कर बाकी सभी पत्थर अपनी मूल स्थिति में बिल्कुल सही वापस आ गए। शाबाश! कई लोगों ने ताली बजाई और जयकारे लगाए। कई महिलाओं की आंखें आकर्षण से चमक उठीं। वो किक किसी जादू की करतब जैसी लग रही थी। आम लोग तमाशा देखने के लिए देखते हैं, विशेषज्ञ तकनीक का अवलोकन करते हैं। चिराग ठाकुर ने विवान सिंह को गंभीरता से देखा। ये आदमी भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। छिपी हुई ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग से भरी वो किक 4थी श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। वो कम से कम 5वीं श्रेणी का होना चाहिए। वरिष्ठ, चिराग ठाकुर ने आदरपूर्वक पूछा, जिसकी स्वयं की साधना 3री श्रेणी के शिखर पर रुक गई थी। ये, क्या आप इन सभी को चाहते हैं? विवान सिंह मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? अरविंद जोशी और प्रिया मल्होत्रा दोनों ने सिर हिलाया। विवान सिंह की क्षमता देख लेने के बाद उन्हें भला कोई संदेह कैसे हो सकता था? अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो पैसे चुका दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा धन दूंगा, विवान सिंह ने हल्के स्वर में कहा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ये, चिराग ठाकुर हिचकिचाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पत्थरों पर हाथ रखकर उन्हें एक एक करके छुआ। थोड़ी देर बाद वो कड़वी मुस्कान से बोला, वरिष्ठ, हम दोनों मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, इसलिए मैं साफ साफ कहता हूं, इनमें से किसी भी पत्थर में आत्मिक शक्ति नहीं है। अगर आप इन्हें खरीदेंगे तो आपको नुकसान होगा। विवान सिंह थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम आत्मिक शक्ति को महसूस कर सकते हो? चिराग ठाकुर ने सिर हिलाया। आमतौर पर केवल एक मार्शल पूर्वज ही इसे महसूस कर सकता है, लेकिन मैंने एक क्षतिग्रस्त स्क्रोल से एक प्राचीन तकनीक सीखी है। ये भरोसेमंद नहीं है, लेकिन कभी कभी काम करती है। ओह! विवान सिंह ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। इन 37 पत्थरों का कुल मूल्य 250 मिलियन है। चलिए इसे 200 मिलियन मान लेते हैं। क्या आप इन्हें खरीदना चाहते हैं? चिराग ठाकुर ने पुष्टि की। ऐसा नहीं था कि आज कोई अमीर खरीदार नहीं थे, लेकिन उनमें से सबसे अमीर भी जब कच्चे पत्थर खरीदते थे तो पत्थर की हर परत की बारीकी से बार बार जांच करते थे। लेकिन विवान सिंह जैसा कोई ग्राहक नहीं था जो 30 से अधिक पत्थर यूं ही फेंककर सबको खरीद लेता। क्या वो इतना ही धनी और साहसी है या अत्यधिक धन वाला मूर्ख? फिलहाल हमारे पास इतनी नकदी नहीं है, हम आपको चेक दे देंगे, प्रिया मल्होत्रा ने दृढ़ता से अपनी चेकबुक निकालते हुए कहा। दूसरी तरफ अरविंद जोशी एक पल के लिए स्पष्ट रूप से हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने दांत पीसकर अपनी चेकबुक निकाली और उन दोनों ने एक 100 मिलियन का चेक लिख दिया। इतनी बड़ी खरीद ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। पत्थर काटने की प्रक्रिया देखने के लिए भीड़ जमा होने लगी। श्रीमान विवान, क्या हम इन्हें काट दें? अरविंद जोशी ने उत्साह से अपने होंठ चाटते हुए कहा। 100 मिलियन, उनके लिए भी ये चौंकाने वाली रकम थी। आखिरकार कई 100 मिलियन की संपत्ति होना एक बात थी, लेकिन वो ज्यादातर अचल संपत्तियों में थी। ये 100 मिलियन जोशी परिवार की संपूर्ण तरल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता था। अरविंद जोशी के हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये एक ऐसा जुआ था जिसने जोशी परिवार के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। अध्याय 29। अपमान करने वालों को मृत्युदंड। प्रिया मल्होत्रा ने भी मल्होत्रा परिवार के भविष्य को दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसे विवान सिंह पर पूरा भरोसा था। आगे बढ़ो और काट दो, विवान सिंह ने कहा। उनके शब्द सुनामी की तरह थे, जिससे हर कोई हलचल में डूब गया। वे काट रहे हैं, वे काट रहे हैं। 37 पत्थर, कुल मिलाकर 200 मिलियन। वास्तव में कितनों के अंदर हरा रंग होगा? मास्टर ठाकुर ने स्वयं इनकी जांच की। इनमें से किसी में भी जेड का अंश नहीं था। चलो देखते हैं कि ये युवक हमारे सामने ही टूटकर बिखर जाता है।
चिराग ठाकुर ने विवान सिंह को ध्यान से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस वरिष्ठ मार्शल आर्टिस्ट में इतना आत्मविश्वास कैसे है। 200 मिलियन किसी के लिए भी छोटी रकम नहीं थी, लेकिन पैसा चुका दिया गया था, इसलिए उसके पास काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल चिराग ठाकुर ने खुद काटने वाली मशीन अपने हाथ में ले ली। इससे वहां मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। चिराग ठाकुर ने 10 साल से एक भी पत्थर नहीं काटा था, फिर भी आज वो खुद ये काम कर रहा था। ये सम्मान उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। मुझे चैन से रहने दो। क्या तुम उस औरत और बूढ़े आदमी को नहीं पहचानते? वो प्रिया मल्होत्रा है, मल्होत्रा परिवार की मोती और पुणे शहर की 8वीं मास्टर। इसके बाद सबने गहरी सांसें लीं और आसपास का शोर शांत हो गया। पुणे शहर के 8वें गुरु की प्रतिष्ठा सचमुच इतनी महान थी। ये देखकर अरविंद जोशी ने अपनी भौहें उठाईं और विवान सिंह को व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। माफ कीजिए श्री विवान, आशा है इससे आपको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई होगी। विवान सिंह ने स्थिति की परवाह किए बिना बस अपना सिर हिलाया। पहले खुरदुरे पत्थर को तुरंत तराशा गया। उसमें से न केवल हरा रंग निकला, बल्कि वो उच्च गुणवत्ता वाला पुरानी खदान से निकला हुआ कांच जैसा जेड पत्थर था। फिर दूसरा टुकड़ा आया, तीसरा। लगातार 10 पत्थरों में से सभी हरे रंग के निकले और प्रत्येक पत्थर उत्तम गुणवत्ता का नमूना था। पहले हरे पत्थर ने देखने वालों को चौंका दिया, दूसरे ने उन्हें दंग कर दिया, तीसरे ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। जब अगले कुछ पत्थर काटे गए तब तक वे बस सुन्न पड़ चुके थे। यहां तक कि चिराग ठाकुर भी सुन्न पड़ गया था। उसने खुद इन पत्थरों की निरीक्षण किया था और उनमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, ये पत्थर तो बिल्कुल बेकार होने चाहिए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? बढ़ती हैरानी के साथ चिराग ठाकुर एक एक करके पत्थर काटता गया। इलाका इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी और वातावरण विचित्र रूप से रहस्यमयी था। क्या हो रहा है? कोई कुछ बोलो, नतीजे क्या है? भीड़ में से रास्ता ना बना पाने वाले किसी व्यक्ति ने पीछे से घबराकर चिल्लाया। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। लगभग 30 टोन के वजन में से 1 या 2 स्टोन का हिट होना सामान्य बात है। वे सभी 37 हिट थे। सुप्रीम इंपीरियल ग्रीन, सुप्रीम आइस सीड, सुप्रीम। क्या? सवाल पूछने वाला व्यक्ति हैरान रह गया। क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं? लेकिन जब वो आखिरकार भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे पहुंचा और उसने जमीन को चमकीले हरे रंग के सागर से ढका हुआ देखा, तो वो पूरी तरह से अवाक रह गया। ये सच था। जब तक अचंभित भीड़ ने अपनी स्थिति संभाली, तब तक प्रिया मल्होत्रा और अन्य लोग गायब हो चुके थे, साथ ही चिराग ठाकुर भी। उनमें से कुछ ने जल्दी से अपने फोन और कैमरे चेक किए। वे पत्रकार थे जो किसी बड़ी खबर को उजागर करने के लिए दौड़ कर आए थे। फिर अचानक उन्हें एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। उन्होंने अपने फोन और कैमरों में जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे, वे सब स्थिर थे, देखने लायक बिल्कुल नहीं थे। विवान सिंह और उनके साथियों को स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी बॉक्स में ले जाया गया, जो विशिष्ट अतिथियों के मनोरंजन के लिए आरक्षित था। चिराग ठाकुर के चेहरे पर अब बेहद जटिल भाव उभर रहे थे। वो जेड के मूल्यांकन में विवान सिंह के कौशल से अचंभित था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी आजमाई हुई विधियों पर भी संदेह होने लगा था। चिंता मत करो, आखिर हम श्री विवान के बारे में बात कर रहे हैं, अरविंद जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो 100 मिलियन का चेक वाकई फायदेमंद था। मुझे आसानी से 200 मिलियन का मुनाफा होगा। श्री विवान, चिराग ठाकुर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे लगा जैसे उसने ये नाम पहले कहीं सुना हो। उसी क्षण ठाकुर परिवार के मुखिया जयेश ठाकुर खबर सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हालांकि उनका नाम काफी प्रतिष्ठित था, लेकिन वे एक हट्टे-कट्टे, चौड़े कंधों वाले और बुलंद आवाज वाले बूढ़े व्यक्ति थे। हा हा हा, 8वें गुरुजी, आप मेरे पत्थर जुए के आयोजन में क्यों आए हैं? और मल्होत्रा परिवार की युवती, आप? अपनी बात पूरी करने से पहले ही जयेश ठाकुर ने गहरी सांस ली। उसने विवान सिंह को देखा था। वो ये परिवार के भव्य भोज में मौजूद था। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कांपती आवाज में बोला, श्री विवान। धमाका। चिराग ठाकुर को लगा जैसे उसका दिमाग चकनाचूर हो गया हो। उसे आखिरकार याद आया कि उसने श्री विवान नाम कहाँ सुना था, स्वयं परिवार के मुखिया से। क्या ये वही रहस्यमयी मार्शल आर्टिस्ट है जिसने हर्ष बूमिंग, ठांग यी और यहां तक कि प्रतिभाशाली हर्ष शर्मा को भी मार डाला था? उसकी स्तरता कम से कम आधे स्तर की ग्रैंड मास्टर होनी चाहिए। वास्तव में वो शायद एक सच्चा मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। उत्साह से चिराग ठाकुर की सांसें तेज हो गईं। वो एक घुटने पर बैठ गया और जोर से बोला, ठाकुर परिवार का 3य श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट चिराग ठाकुर मार्शल पूर्वज को प्रणाम करता है। वीर पूर्वज, ये उपाधि माउंट ताई के समान भारी थी। जयेश ठाकुर के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने भी तुरंत वैसा ही किया। मैं मार्शल पूर्वज को प्रणाम करता हूं। विवान सिंह ने अपना मुंह खोला फिर बंद कर दिया।
ठीक है, जो चाहो मानो। अब चिराग ठाकुर पूरी तरह समझ गया कि विवान सिंह द्वारा चुने गए हर पत्थर में उच्च कोटि का जेठ क्यों था। दरअसल वो एक मार्शल पूर्वज थे। ये उपाधि अपने आप में चमत्कारों का पर्याय है। आश्चर्यचकित होने के बजाय अब चिराग ठाकुर को गर्व का गहरा एहसास हुआ। मार्शल श्री विवान, वो हकलाते हुए बोला, क्या मैं आपके लिए जेट पैक करवा दूं? वे उनके हैं। विवान सिंह ने प्रिया मल्होत्रा और अरविंद जोशी की ओर इशारा किया। प्रिया मल्होत्रा ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, श्री विवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ अपनी शुरुआती निवेश राशि ही वसूल करनी है, बाकी इसे ले लो। विवान सिंह ने सपाट लहजे में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी भी कुछ काम है। क्या ठाकुर परिवार किसी तरह से सहायता कर सकता है? जयेश ठाकुर का स्वर उत्सुक हो गया। उसने सुना था कि कल से प्रिया मल्होत्रा ने पुणे और मुंबई के प्रमुख धनी परिवारों से किसी गुप्त कार्य के सिलसिले में संपर्क करना शुरू कर दिया था। केवल ठाकुर परिवार ही इससे अछूता था। जयेश ठाकुर को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था और अब उसे समझ आया कि ये सब विवान सिंह से जुड़ा हुआ है। तुम, अरविंद जोशी ने ताना मारा, तुम शादी के जरिए श्री विवान के रिश्तेदार बनने वाले हो। भला कौन तुम्हारी मदद मांगने की हिम्मत करेगा? हाँ? जयेश ठाकुर पूरी तरह से हैरान रह गया। शादी के रिश्ते? अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारा बेटा कार दुर्घटना के बाद कोमा जैसी स्थिति में है और मैंने सुना है कि उसकी सगाई होने वाली है। क्योंकि जोशी और ठाकुर परिवार लगभग समान शक्ति के थे, इसलिए अरविंद जोशी का लहजा पूरी तरह से स्पष्ट था। जयेश ठाकुर ने माथे पर शिकन डाली। कुछ महीने पहले पुणे शहर का राजपूत परिवार ठाकुर परिवार का पक्ष जीतने के लिए बेताब था। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वे नहीं माने। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरे दूसरे बेटे जो कोमा में है, उसे देखभाल के लिए एक पत्नी की जरूरत है। अगर वे अपनी बेटी भेज दें तो मैं राजपूत परिवार को रियल एस्टेट के कारोबार में मदद करने के लिए तैयार हूं। वे तुरंत मान गए और माया राजपूत की तस्वीर भी भेज दी। मुझे उसका रूप रंग काफी पसंद आया, इसलिए मैंने बात आगे बढ़ा दी। एक पल रुकिए, राजपूत परिवार? जयेश ठाकुर के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। अगर उसे सही याद था तो विवान सिंह की पत्नी भी राजपूत थीं। ये हो सकता है। जिस स्त्री से आपके बेटे की शादी होने वाली है वो विवान सिंह की पत्नी की छोटी बहन है। अरविंद जोशी ने शरारती हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि आप राजपूत परिवार को जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे या श्री विवान को जानबूझकर अपमानित कर रहे थे। धड़ाम! चिराग ठाकुर घुटनों पर गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। श्री विवान, मैं कसम खाता हूं कि हमारे परिवार के मुखिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया मामले की सच्चाई देखें। मार्शल दाव के मार्ग में कठोर नियम थे। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट का सम्मान करना पड़ता था, क्योंकि वे उनसे जूनियर थे। और मार्शल पूर्वज, जो उच्च कोटि के गुरु होते थे, मार्शल दाव के दिग्गज माने जाते थे। सभी प्रशिक्षकों के हृदय में आस्था के प्रतीक। उनका अपमान नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने पर मिलने वाली सजा मृत्यु थी। अध्याय 30। उठाया नहीं गया। जयेश ठाकुर भी भय से कांप रहा था। वो अपने परिवार में विवाह करने वाले मार्शल आर्टिस्ट चिराग ठाकुर का बहुत सम्मान करता था और अक्सर उससे बात करता था। जयेश ठाकुर ने चिराग ठाकुर को एक मार्शल पूर्वज के महत्व के बारे में कई बार बात करते सुना था। केवल हर्ष शर्मा के साथ ही ये परिवार का भविष्य केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत में फैल जाएगा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि एक मार्शल पूर्वज केवल प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं था, उनके पास एक कबीले को उसके शिखर तक ले जाने की शक्ति थी। लेकिन उनके अपने बेटे, जो कोमा जैसी अवस्था में थे, की शादी मार्शल पूर्वज की भाभी से होनी थी। जयेश ठाकुर भी दुख से घुटने टेक कर रोने लगे। श्रीमान विवान, मुझे सचमुच नहीं पता था कि माया राजपूत आपके परिवार से है। ये जयंश राजपूत था। ये सब उसी की साजिश थी। श्रीमान विवान, आपसे विनती है, कृपया ठाकुर परिवार को बख्श दीजिए। तुम दोनों पहले उठो, मुझे इस वैवाहिक गठबंधन के बारे में सब कुछ विस्तार से बताओ। विवान सिंह ने असहाय महसूस करते हुए कहा। वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था। ये परिवार को नष्ट करने का उसका एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने उसकी सहनशीलता की सीमा को पार कर दिया था और उसके विपरीत तराजू को छू लिया था। वो आज मुंबई में ठाकुर परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से नहीं आया था। चिराग ठाकुर और जयेश ठाकुर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। अपने हौसले को बुलंद करते हुए जयेश ठाकुर ने पूरी कहानी सुनाई। जब विवान सिंह को पता चला कि राजपूत परिवार रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उनके पास संपर्क नहीं है, और जयंश राजपूत ने ठाकुर परिवार से सक्रिय रूप से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें जयेश ठाकुर की कठिन मांगों का सामना करना पड़ा, विवान सिंह को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने बस उसे जारी रखने का इशारा किया। बाकी की कहानी कहीं अधिक सरल थी। जयंश राजपूत ने माया राजपूत की पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित सभी जानकारी संकलित कर ठाकुर परिवार को सौंप दी थी।
माया राजपूत की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए ठाकुर परिवार के पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं था। मुझे खेद है श्रीमान विवान, मैं इस वैवाहिक गठबंधन को तुरंत रद्द कर रहा हूं, जयेश ठाकुर ने घबराते हुए कहा, और मैं राजपूत परिवार के निवेशित किए सभी 90 मिलियन लौटा दूंगा। ओह, क्या राजपूत परिवार के पास आपके परिवार के साथ 90 मिलियन है? हाँ, जयेश ठाकुर ने जल्दी से समझाया, ये सब उचित प्रक्रिया के तहत हुआ है। ये संयुक्त भूमि खरीद के लिए पैसा है, मैं इसे तुरंत राजपूत परिवार को लौटा दूंगा। नहीं, विवान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वो पैसा मेरे लिए 10 दिन से लेकर आधे महीने तक संभाल कर रखो, बदले में मैं तुम्हारे बेटे को जगा दूंगा। जयेश ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मेरा बेटा सचमुच जाग सकता है? बिल्कुल, विवान सिंह ने आत्मविश्वास से कहा। वो सर्वोच्च सम्राट थे, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका वो इलाज ना कर सकें। यदि कोई व्यक्ति मर भी चुका होता तो वो पुनर्जन्म या किसी अन्य आत्मा के वश में होने के लिए उसकी आत्मा को वापस लाने हेतु निषिद्ध संसार सागर की यात्रा कर सकता था। हालांकि इन दोनों विधियों की भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अमरलोक के स्वामी विवान सिंह के लिए भी ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसका अर्थ कर्मों से छेड़छाड़ करना और स्वर्गीय दाव नियमों को उलटना था। श्रीमान विवान, जयेश ठाकुर की आंखें लाल हो गई थीं और वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, जब तक मेरा बेटा यशपाल ठाकुर जाग जाता है, मैं लगभग 6 फुट लंबा वो आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। यहां तक कि चिराग ठाकुर के लिए भी ये देखना मुश्किल था। परिवार के मुखिया, आप संयम बनाए रखें, अपना संयम बरकरार रखें। संयम बनाए रखने की तो ऐसी तैसी, जयेश ठाकुर सिसकते हुए बोला, मेरा बेटा 10 साल से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। हर विशेषज्ञ और डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी होश में नहीं आएगा, लेकिन आज विवान सिंह अचानक बोला। जयेश ठाकुर ने तुरंत अपने आंसू रोक लिए, क्योंकि उसे विवान सिंह को नाराज करने का बहुत डर था। बाहर आओ। विवान सिंह की बातों ने कमरे में मौजूद बाकी 4 लोगों को अचंभित कर दिया। निजी कमरा एकदम शांत था। ठंडी हंसी के साथ विवान सिंह ने पास पड़ी एक कुर्सी को लात मारी, जिससे वो कमरे के एक कोने की ओर उड़ गई। हाँ, एक चौंकी भरी चीख के साथ पहले खाली पड़े कोने से एक आकृति प्रकट हुई। वो लगभग 30 वर्ष का एक युवक था। कुर्सी से बचते हुए वो आश्चर्यचकित होकर बोला, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, अच्छा हुआ। इस दृश्य ने प्रिया मल्होत्रा, अरविंद जोशी और जयेश ठाकुर जैसे आम लोगों को ही नहीं, बल्कि तीसरे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट चिराग ठाकुर को भी स्तब्ध कर दिया। ये व्यक्ति कमरे में कब छिपा हुआ था? अगर उसने अभी हमारी हत्या करने की कोशिश की होती तो क्या ये निश्चित मौत नहीं होती? उस आदमी ने बेहद कर्कश आवाज में कहना शुरू किया, मैं पिछले कुछ दिनों से ये परिवार के विनाश की जांच कर रहा था, साथ ही ये भी पता लगा रहा था कि भाई बहन हर्ष शर्मा और यशोदा शर्मा जिंदा हैं या मर चुके हैं। मैंने पहले तो आप सबके जाने का इंतजार करने और जयेश ठाकुर को पूछताछ के लिए अगवा करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जबकि मेरा भेद खुल गया है। उस आदमी की मुस्कुराहट ठंडी थी। हम यहीं पूछताछ करेंगे। मुझे उस दिन जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताओ, वरना तुम मर जाओगे। तुम कौन हो? चिराग ठाकुर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी हत्या करने की इच्छा और बढ़ गई। पाताल लोक के मार्ग पर मेरा नाम याद रखना, यशवंत अरोड़ा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ हिलाया। उंगली के बराबर का एक खंजर प्रकाश की एक लकीर में बदलकर उनकी ओर तेजी से बढ़ा। चिराग ठाकुर के शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका, जबकि खंजर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। डिंग! एक तीखी आवाज सुनाई दी। अपनी भौं से महज 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मंडराते हुए खंजर को घूरते हुए चिराग ठाकुर ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी। वो खंजर विवान सिंह ने पकड़ लिया था। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद श्रीमान विवान। राहत महसूस करते हुए चिराग ठाकुर ने कृतज्ञतापूर्वक मुट्ठियां जोड़कर प्रणाम किया। तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो? यशवंत अरोड़ा के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो देर से आया था और उसने हमारी पिछली बातचीत नहीं सुनी थी। विवान सिंह को चुप देखकर उसने कर्कश आवाज में कहा, कोई बात नहीं, तुम वैसे भी मेरे हाथों मरने वाले हो। यशवंत अरोड़ा की उम्मीदों के विपरीत जयेश ठाकुर और अन्य लोग उसकी धमकी से भयभीत नहीं हुए, बल्कि वो उसे अजीब भावों से घूर रहे थे, मानो वो खुद को हद से ज्यादा समझ रहा हो। उनकी निगाहें उसे बेहद असहज महसूस कर रही थीं। उसने अपनी गर्दन मरोड़ते हुए निर्दयता से कहा, लगता है बाकी लोगों के सहयोग करने से पहले मुझे तुम में से 1 या 2 को मारना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यशवंत अरोड़ा की आकृति एक बार फिर हवा में गायब हो गई। चिराग ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। ये किस तरह की छिपने की तकनीक है? ये तो बिल्कुल अनसुनी है। चिराग ठाकुर और अन्य लोगों के भाव देखकर यशवंत अरोड़ा के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। ये हुई न बात।
वो एक गुप्त दूत था जिसे दिल्ली के शक्तिशाली जोशी परिवार ने बड़ी लगन से पाला पोसा था। उसे ऐसे मामलों को संभालने का दायित्व सौंपा गया था जो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते थे, और उसके हाथ अनगिनत पीड़ितों के खून से रंगे हुए थे। उसकी शक्ति छठे दर्जे के शिखर तक पहुंच चुकी थी। एक विशेष साधना तकनीक की बदौलत वो अपनी दृष्टि रेखा में आने वाली किसी भी छाया में क्षण भर के लिए विलीन हो सकता था, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी उम्र को कम करना था। जोशी परिवार की कोई भी छाया 35 वर्ष से अधिक जिंदा नहीं रहती थी, लेकिन इस कौशल के बल पर यशवंत अरोड़ा ने मार्शल दाओ के अनगिनत विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। कोई भी उसकी भेदन तकनीक को भेद नहीं सका था। विवान सिंह द्वारा पहले ही पकड़ा जाना महज एक संयोग था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोफे की छाया में छिपा हुआ यशवंत अरोड़ा विवान सिंह के पीछे से चक्कर लगाकर खंजर से उसका गला साफ सुथरा काटने की योजना बना रहा था। ये योजना एकदम सही है, के अलावा एक पैर उसके सिर पर दबाव डाल रहा था और वो उठ नहीं पा रहा था। इस आदमी ने मेरे भेष को कैसे पहचान लिया? यशवंत अरोड़ा गंभीर हो रहा था। छठे दर्जे के टॉप पर बैठा प्रतिद्वंद्वी भी मुझे पहचान नहीं सकता था। अपना पैर मुझसे हटाओ, उसने फुसकारा। उसकी कर्कश आवाज घबराहट और निराशा से भरी हुई थी। विवान सिंह ने उत्तर दिया, नहीं। यशवंत अरोड़ा अवाक रह गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे जाने दो, क्या तुम मुझसे निष्पक्ष लड़ाई लड़ने की हिम्मत करते हो? विवान सिंह के लिए अपना पैर उठाना नामुमकिन था। अब वो उत्सुक हो गया। उसके पैर के नीचे पड़ा ये व्यक्ति पृथ्वी पर आने के बाद से उसका पहला ऐसा मार्शल आर्टिस्ट था जो आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।